अस्सलाम वालेकुम। मनी लैब गपशप कॉर्नर की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर बिलाल। और आज की वीडियो में जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे बड़े पुराने अजीज़ी दोस्त हैं। वी गो वे बैक, मेरे ख्याल में 25 ईयर्स। तो अराउंड ग्रेड फोर्थ से हम साथ हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो जवाद जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, एमरसन में जॉब करते हैं दुबई में। उसके अलावा जो है जवाद ने हॉस्पिटल भी बनाया है। तो इस डिस्कशन में फिर हम जवाब से डिटेल में बात करेंगे, उनकी सक्सेस के बारे में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, उनके कैरियर के बारे में। तो कैसे हो जवाब? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाओ कैसे हो। मैं सही, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। और क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में यार बस मैं एमर्सन में हूँ बेसिकली। तो वो बिजनेस, वो वहाँ पे भी मेरा रोल बिजनेस लीडर का है। तो मिडिल ईस्ट अफ्रीका का हम उसका बिजनेस देख रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम इट इसी तरह है कि जो दूसरी चीजें, मेरी कुछ हॉबीज हैं, आई वुड से नॉट लाइक अ बिजनेस। उसमें एक था कि हॉस्पिटल आई वॉज ऑलवेज ड्रीम इट ऑफ। जब मैं छोटा बचपन में होता था तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर एट सही सही। एज ऑफ 5 5th, मतलब ग्रेड 4 और 5th में, जब हम जिस एज की आप बात करते हो। बट माई सिस्टर्स यूज टू study a lot when they are doing their MBBS, and at that time, things start changing in my mind, and I feel that nahi, I should be do something for this world. तो उसमें मुझे लगा कि if I choose a path which is more towards engineering, that would definitely help me to groom better as compared to doctors जो कि बहुत ज़्यादा bookish ही रह जाते हैं। और you are very much close to your patients, but you can't try to solve the biggest issues of the world. So उसकी वजह से basically एक inspiration मिली थी। तो अब वही एक एक वो हॉबी है, और एक ऑफ कोर्स माय जो मेरी जॉब है वो है। सही, अच्छा बिजनेस जो है वो हॉबी है, सही सही। ये तो बेहतरीन हॉबी है माशाल्लाह फिर तो। अच्छा, ऐसा करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं ना जर्नी का। अच्छा, अर्ली एजुकेशन कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई? यार मेरी अर्ली एजुकेशन आर्मी पब्लिक स्कूल मुल्तान से हुई। अ, वहाँ मैं मतलब मैट्रिक तुम्हारे साथ ही की थी। सही और सही। उसके बाद आर्मी पब्लिक कॉलेज से एफएससी की। उसके बाद जो है ना, मेरा यूआईटी लाहौर में एडमिशन हो गया। तो यूआईटी लाहौर से इंजीनियरिंग की। जब तक एफएससी तक था तो एज यू नो थोड़ा थीटा बच्चा था, थोड़ा शौक था कि जी ग्रेड्स बड़े हाई होने चाहिए। बट एज सुन एज आई रीच इन इंजीनियरिंग, तो मैंने इस वर्ल्ड को एक डिफरेंट तरीके से देखना शुरू किया। मैंने रियलाइज किया कि मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज यू नीड टू हैव सम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नीड टू बी मोर कोलैबोरेटिव, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग। तो वहां से एक चीज जो है ना, मतलब एक डिफरेंट शुरू हुई जिसमें मैंने ग्रेड्स के पीछे भागना थोड़ा सा कम कर दिया। एंड इट वाज लाइक मोर टूवर्ड्स के स्किल्स क्या गेन करनी है ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग। प्रोग्रामिंग है जैसे। एक चीज जो इंट्रोडक्शन में मिसिंग है वो ये है कि मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है। तो हम, अच्छा सही। जो मेरा हॉस्पिटल है उसमें जो पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो हमने पूरे का पूरा क्लाउड बेस्ड बनाया हुआ है। and that is something which is basically helping me to run business remotely. People are doing during COVID times, but it was my idea कि यार ठीक है, मैं यहाँ से बैठ के बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। जो कि मेरे मतलब ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि वी ऑल आर फ्रॉम अ फैमिली, और स्पेशली एशियन फैमिलीज में ये होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम जनरेशन दर जनरेशन जॉब्स कर रहे हैं। और हम्म। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि इफ यू आर नॉट सिटिंग इन द बिजनेस फॉर 24/7 यू कांट डू इट। तो उसको मैंने चैलेंज किया विद इन फैमिली भी। और उसको चैलेंज करने के लिए डेफिनेटली व्हेन यू हैव टू चैलेंज, तो मैं उन्हें ये कहता था कि जी हर चीज के लिए एक टूल होगा, और यू शुड टेल मी अ प्रॉब्लम एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट विद अ टूल। तो इस तरह अभी अगर देखा जाए तो आई थिंक वेरी फ्यू फार्मेसीज और हॉस्पिटल विच आर ऑन क्लाउड बेस। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो एनी इन पाकिस्तान येट।
बट यस माय ओवर हॉस्पिटल इज क्लाउड बेस्ड, और इधर से मुझे डेली की हर चीज आई कैन मॉनिटर इन रियल टाइम, तो दैट इज समथिंग विच इज देयर। सही, जबरदस्त। जब क्लाउड बेस्ड की बात करते हैं तो उसका मतलब एग्जैक्टली मतलब क्या है यहाँ पे? जो सारा डेटा मतलब है, पेशेंट डेटा और डायग्नोसिस वगैरह, वो सारा आप कंप्यूटराइज करके, तो आपके अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको मतलब अवेलेबल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप फिर हाँ उसको एक्सेस कर सकते हैं दुबई में भी या कहाँ पे भी, जहाँ पे भी। हाँ, बेसिकली वो आपने उसको आइसोलेट कर दिया हार्डवेयर से ना, तो यू कैन पुट दैट डाटा फ्रॉम योर मोबाइल, यू कैन पुट फ्रॉम योर आईपैड, और जो भी आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वट एवर मीडियम यू हैव हार्डवेयर, हम्म। इरिस्पेक्टिव आप उस लिंक के ऊपर जाएंगे। तो इसमें मतलब वो इट्स अ कंप्लीट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें पेशेंट कैन व्यू देयर बेसिकली रिपोर्ट्स, हम्म। एंड डॉक्टर इवन दे कैन सेंड मैसेजेस टू डॉक्टर। हर चीज के पीछे एक लर्निंग थी। और लास्ट 1.5 years व्हेन आई वाज अबाउट गोइंग इनटू दिस हॉस्पिटल पैशन, तो उसमें ये हुआ कि मेरा बहुत ही क्लोज इनकाउंटर हुआ हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज। और जब मैंने पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को स्टडी किया तो मैंने उसमें मेजर गैप्स देखे। मतलब तो उन चीजों को हमने उस सॉफ्टवेयर के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश की, कि जहाँ पे मतलब आप एक फॉर एग्जांपल, मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो अगर वो मैं सही थोड़ी सही। बहुत चीजें डिफरेंट तरीके से ले रहा हूँ तो आपने उसी तरह देखने हैं कि मतलब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास, यू हैव सम इशू लाइक, खुदा न आजकल कोविड है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविड। वो आपको कहेगा अच्छा जी 3-4 हज़ार फीस दे दें। आप उसे फीस देंगे, पहले तो आप वहां पे बैठेंगे कोई 2-4 घंटे, ठीक है, और वो उसने एक आधा रिसेप्शन रखा होगा जिसके ऊपर रीच करना इज काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल थिंग। वो अपने मूड से उठेगा, उसने जिसको अपॉइंटमेंट देनी होगी देगा, डॉक्टर के पास पेशेंट इतने हैं कि उसको वो देख नहीं सकता। तो हमने उस चीज को एड्रेस किया कि यार आप हमने उस बुकिंग को चैनलाइज किया कि पेशेंट का टाइम भी बचे और डॉक्टर को भी ये पता चले कि आज मेरे इतने पेशेंट्स आ रहे हैं और मैंने इतने पेशेंट्स को एड्रेस करना है। दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच वी ट्राई टू सॉल्व इट। सेकंड ये है कि आप पहुंच जाते हैं, वो कहता है अच्छा जाएं अब आपकी लैब्स की ब्लड टेस्ट कराएं, यूरिन टेस्ट कराएं, सिटी स्कैन कराएं, और जो है ना फिर मुझे ना आके दिखाएं। आप कहते हैं यार मैं तो आया था इससे दवाई लेने, और इसने मुझे मतलब ट्रक की बत्ती पे लगा के वापस भेज दिया और कोई पर्ची पुर्ची भी नहीं दी। और मतलब मैं फिर वो पाकिस्तान में क्या है, सब एंटीबायोटिक एक ब्रॉड रेंज की वो लिख देंगे आपको, आप जाके खाएंगे जिससे आपको फिर वो आप जाएंगे 3 दिन के बाद। अब वो कल्चर टेस्ट तो आना ही 4-5 दिन बाद है, फिर दोबारा उसका टाइम लेने की एक हेक्टिक सिचुएशन में जाएंगे दोबारा। और उसने जो आपको मेडिसिन लिख के दी है ना, वो बेस्ड ऑन जो उसका 1 महीने की प्रैक्टिस है ना कि आजकल कौन कौन सी वायरस और बैक्टीरिया आए हैं उस पे लिख के दी हुई है, ठीक है। इट इज नथिंग एक्सक्लूसिव फॉर यू। और फिर आपने जब उसको दिखाना है तो आप क्या करेंगे कि आप उसको पास पहुंचेंगे। अब उसका आपसे ना पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट कैपिटलिज्म बेसिकली ब्रिंग इट, कि डॉक्टर का इंटरेस्ट उस वक्त तक होता है जब तक आप उसको फीस दे रहे हैं। अब पहली दफा तो आपने 4 हज़ार दे दिया, अब आप आए हैं हम्म। फॉलोअप के लिए 3 दिन के बाद रिपोर्टें लेके। अब उसके लिए तो वो इम्पोर्टेंट है बंदा जिसने 4 हज़ार दिए हुए हैं, तो पहले तो वो उसको कोशिश करेगा हैंडल करूं। फिर वो आपको टाइम दे दू के अंदर आप एंटर होंगे, वो आपकी 2 मिनट से ज्यादा रिपोर्ट देखना पसंद भी नहीं कर रहा होगा। और फिर वो पूछेगा अच्छा जो मैंने मेडिसिन दी थी, जो तुक्के दिए थे बेसिकली, बिकॉज ही डोंट नो व्हाट वायरस इज इन योर मींस विच वायरस इज बेसिकली अफेक्टिंग यू, क्योंकि उससे तो ना कोई सिटी स्कैन है, ना कोई ब्लड रिपोर्ट थी, ना यूरिन थी, कोई नर्व्स पकड़ के तो नहीं पता चल जाता डॉक्टर को कि क्या मसला था, और ना उसके पास बैक्टीरिया की कोई कल्चर रिपोर्ट है। तो वो फिर कहेगा हाँ वो ठीक चल रही है, वो तुक्का लगा नहीं लगा। तो आप कहते हैं यार नहीं लगा, मैं तो 104 बुखार में तड़प रहा था 3 दिन से, बड़ी औखी आपका टाइम आया, मैं 2 घंटे की ड्राइव लेके इधर पहुंचा हूँ, यहाँ भी मतलब 1 घंटे से बैठा हूँ। वो कहेगा अच्छा
चले आप मुझे रिपोर्ट दिखा दें, फिर वो रिपोर्ट देखेगा, फिर वो कहेगा अच्छा हूँ अब जो है ना मैं नई मेडिसिन। तो ये जो आप कम्यूटेशन का टाइम देखें ना, इट्स अराउंड मतलब इनकन्वीनियंस से ज्यादा 8 से 10 घंटे डॉक्टर के लिए भी एक इनकन्वीनियंस है और उसके लिए भी। तो इसके लिए फिर हमने ये किया कि यू कैन सेंड योर रिपोर्ट्स ऑनलाइन टू योर डॉक्टर। तो वो उसी तरह आप उसी क्लाउड बेस में अपनी ऐप्स की या अपने वेब ब्राउजर के थ्रू से अटैच करेंगे, वो उसके पास जाएगी, वो उसके ऊपर उसके जो कमेंट्स हैं कि यार मेडिसिन मैंने प्रिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, वो नई प्रिस्क्रिप्शन बना के आपको भेज देगा आपके 4 घंटे से। और उसकी भी क्लिनिक के ऊपर जो एक हजूम है वो भी किसी हद तक कम हो जाएगा, तो वो ही कैन कंसंट्रेट मोर ऑन हिज पेशेंट। सो दैट वाज आइडिया कि हम इस तरह का एक सिस्टम बनाए। फिर अब बिकॉज आई वाज अ बिजनेस ऑनर, ये तो हो गया ना पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप। देन यू हैव टू सी फ्रॉम द ब्रॉड स्पेक्ट्रम कि जब आप बिजनेस ऑनर के तौर पे देखना चाह रहे हैं कि आज की मेरी सेल्स कितनी है, जीपी कितना है, फिर आपने जो सीसीटीवीज लगाए हुए हैं, आपका पीओएस सिस्टम में लोग एंट्रीज ले रहे हैं, क्या उसी हिसाब से कैश हैंडल हो रहा है या नहीं। तो बेसिकली इट्स अ कंप्लीट साइकिल फ्रॉम योर ऑर्डर इनटेक टू योर मनी इन अकाउंट। वो जो सारा मटेरियलाइज होता है, उस पूरे प्रोसेस को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने जो है ना चैनलाइज किया कि आपके पास सारी हो के अच्छा ये मेरी फॉर एग्जांपल मेडिसिन वो हो रही है। इट काइंड ऑफ अ मार्केटिंग नाउ मतलब मैं इसमें मजीद नहीं जाना चाह रहा, लेकिन इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर हेल्थ। जो भी आपका हेल्थ का सेटअप है, either it's a pharmacy, it's a clinic, it's a hospital, so we are working on it. आप जहां भी बैठे हैं you can easily access it and see what is going on your hospital right now. सही सही। तो जो इनिशियल स्क्रीनिंग है, मतलब उसमें भी आप उसको वर्चुअली कर सकते हैं? मतलब पहला जो चेक है, मतलब फर्ज करो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे बुखार है और खांसी आ रही है हम्म। और ये सारा कुछ है, अगर मैं जिस तरह भी हम जूम पे बात कर रहे हैं, तो इस तरह अगर हम डॉक्टर के साथ कनेक्ट करें और वो आप डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताएं, तो डॉक्टर आपको जो इनिशियल जो आपने कहा कि जी वो आपको टेस्ट बता देगा कि ये टेस्ट करवा लें, तो वो जो फर्स्ट जो चेकअप है वो भी ऑनलाइन हो सकता है? उसके लिए हमने बेसिकली एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया था ऑनलाइन, doctor.com.pk का। तो उसमें हम ना इसी तरह जूम कॉल्स या मतलब उसके ऊपर जो कॉल्स हैं वो करवाते हैं। तो उसमें यह है कि समहाउ आपका ये जो इनिशियल स्क्रीनिंग है विच इज सेफ फॉर बोथ पेशेंट एज वेल एज, स्पेशली क्योंकि अभी एक नई पीक आई हुई है, तो उसको अगर मैं देखता हूँ तो उसमें हमें एक एडवांटेज ये है कि डॉक्टर के पास भी अब एक बंदे को कोविड हुआ है, तो और अगर उसकी रिपोर्ट्स हैं, सीटी स्कैन है और समहाउ उसकी ब्लड और यूरिन टेस्ट उसके पास हैं, तो वो करवा के आए बजाय इसके कि वो पहली दफा वैसे ही चल के आ जाए और फीस दे के चला जाए और फिर 4-5 या हफ्ते बाद ये तड़पता रहे, और तड़प के वो जब जितनी देर में वो सारी रिपोर्ट्स कंप्लीट होंगी वो आए। तो बेहतर ये है कि मतलब आई वुड इनकरेज, और ये यूएस में और बाकी जगहों पे ये चीजें काफी ज्यादा तेज इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हुई हैं, कि आप पहले जो है ना वीडियो कॉल एक लें जिसमें वो आपको प्रिलिमिनरी जो टेस्ट हैं जो कि प्री रेक्विजिट हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ योर डिजीज, वो उसके पास आ जाएं। वंस वो आप रेडी हैं तो यू शुड नो आई वुड से कि हैव अ मिनिमम बेसिकली इंटरेक्शन टाइम दीज डेज कंसिडरिंग दिस कोविड सिचुएशन, कि आप वहां पे फुली रेडी जाएं, वो देखे एंड ही कैन गिव यू पिन पॉइंट राइट मेडिसिन एट अ राइट टाइम, सो योर सफरिंग शुड बी लेस। हम्म। हम हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना पेशेंट्स की सफरिंग को बहुत कम लोग जो है ना एक्नॉलेज करते हैं कि यार हमने एज अ डॉक्टर हम समझते हैं हर बंदा ही फंक्शनल है, और हर बंदा जो आया ये अब बीमार हो गया तो इसकी मतलब जिंदगी में लिखा गया है कि अब अगले हफ्ते इसने सिर्फ सफर ही करना है। ठीक है, मतलब एक हफ्ता बुखार तो मतलब रहेगा ही, अब तूने जो मर्जी हो जाए तूने बर्दाश्त करना है। या मतलब इफ यू वेंट थ्रू अ सर्जरी, पीपल आर वेरी केयरिंग कि ठीक है जब तक सर्जरी नहीं होगी, एवरी डॉक्टर बिकॉज दे आर अर्निंग
500,000, they are taking 500,000 for a surgery, so they are very much, responsive. But as far as आप सर्जरी कराई, तो भाई आपके पास नहीं ओपीडी में टाइम, ठीक है, he can't pay you 500,000 again for 20 minutes. Yes, you can get that in 1 hour surgery, we understand that, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है अकाउंटेबिलिटी का, तो वो आपको टाइम ही नहीं देगा, क्योंकि उसने तो मजीद सर्जरियां पकड़नी है इस टाइम में, वो पोस्ट ऑप केयर क्यों करे, उसका तो टाइम वेस्ट हो रहा है, 3,000 से तो उसका पैसे नहीं पूरे हो रहे। तो वो जो कैपिटलिज्म माइंडसेट है ना, और विद नो अकाउंटेबिलिटी, वो उस साइड पे, तो हम उस सफरिंग को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ठीक है, you can't see, but at least you can sit with him for 10 minutes on a video call and talk to them. यहाँ पे तो डॉक्टरों का ये हाल है कि पीछे 25 बार बैठे हैं, तो वो कहता है चंदर आया है, चलो जी 2 मिनट में दवाई लिखी, उसके बाद गेट पे धक्के मार के पेशेंट को निकाल रहे होते हैं कि निकल जो, अब अगले को डालने दो, तेरी बारी बस 5 मिनट की पूरी होगी है। प्राइवेट सेक्टर में ये मेजर चैलेंजेस हैं, so we have to change this as a nation. Nobody can else come and do that. सही है। नहीं वैसे तो मतलब मेडिकल सेक्टर में और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स का बिजी होने वाला इशू है वो तो यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जिस तरह मतलब मैं यूरोप में रहता हूँ, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया दोनों का एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स के साथ। तो यहाँ पे भी इसी तरह होता है कि आपको वो इवन अपॉइंटमेंट देते हैं, मतलब आपकी फिक्स्ड अपॉइंटमेंट होती है, और नॉर्मली डिपेंड करता है डॉक्टर कितना बिजी है। तो कुछ केसेस में हो सकता है आपको महीने बाद अपॉइंटमेंट मिले या 1.5 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिले। ठीक है, उस केस में भी जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो, आपकी 9 बजे अपॉइंटमेंट है, तो वहां पर जो है 5-6 पेशेंट्स बैठे होते हैं, उन सब की भी 9 बजे अपॉइंटमेंट है, तो वो फिर आपकी बारी नंबर पे आती है। तो ये बात मुझे थोड़ी सी बॉदर भी करती है कि मतलब आपने एक तो अपॉइंटमेंट दी है फिक्स टाइम की, तो जो अगले हम्म पेशेंट है उनको फिर थोड़ा सा आप मतलब किसी को 9:15 की दे दो, किसी को 9:30 की दे दो या इस तरह। तो वो क्यों नहीं करते, कोई वजह होगी उसके पीछे, क्योंकि ये तो काफी एफिशिएंट लोग हैं इस मामले में। लेकिन हम्म ये इशू जो डॉक्टर्स के बिजी होने वाला है वो यहाँ पे भी है। दूसरा मेरे ख्याल में मतलब डॉक्टर टू डॉक्टर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये इशू मतलब हमने नोटिस किया, जिस तरह जब हम उसके पास जाते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास यहाँ पर, तो मेरी वाइफ की यही कंप्लेंट होती है कि उसका एक पाँव जो है ना वो दरवाजे से बाहर होता है। तो वो वो बेसिक वो बेसिकली आती है और उसका उसका ये होता है, अच्छा ये है ठीक है ये चेक हो गया, ओके बाहर, क्योंकि नेक्स्ट पेशेंट के पास जाना है। तो ये इस तरह के इशू तो आ जाते हैं। लेकिन जो एक मेन डिफरेंस जो मैंने देखा है ना, मतलब डॉक्टर्स के दरमियान यहाँ पाकिस्तान में और मतलब जर्मनी में ऑस्ट्रिया में, वो ये है कि वो मतलब पेशेंट को ना बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं समझते, सॉर्ट ऑफ। मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम्म ये मतलब मैं ये तो नहीं क्लेम करूंगा कि मतलब जिस तरह अगर फर्ज करें कोई मतलब बंदा लिटरेट नहीं है, अगर आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें कि मतलब हर्निया क्या होता है, इंटेस्टाइन्स क्या होती हैं, वो क्या मसला हो गया आपके साथ, हो सकता है उसको ना समझ आए, ठीक है, आप उसको ना एक्सप्लेन करें, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा मतलब पढ़ा लिखा है और वो डॉक्टर से पूछना चाह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ क्या मसला है, तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं या क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं, सारा कुछ मैंने ये नोटिस किया है कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स एक्सप्लेन नहीं करते। तो यहाँ पर जर्मनी में जिस तरह मतलब मेरी सर्जरी वगैरह भी हुई है, बस वैसे भी डॉक्टर के साथ मतलब वास्ता पड़ता रहे, तो उस केस में मैंने देखा है कि डॉक्टर जो है वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा, इवन डायग्राम बना के दिखाएगा कि जी ये देखो यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ पे ये जो इशू है, इस यहाँ जो ये जो चीज़ है ना इसके साथ ये मसला हो गया है, तो इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा है, और अब जो मैं ट्रीटमेंट करूंगा उसमें मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, या तुम्हें ये दवाई दूंगा वो जाके ऐसे एक्ट करेगी, तो ये ठीक हो जाएगा। जब मैं शुरू शुरू में नया नया आया था तो मुझे जर्मन भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, और उस डॉक्टर को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो वो अपनी मेडिकल की बुक्स खोल के मुझे डायग्राम्स के थ्रू दिखाना शुरू हो गया कि ये है। तो ये ये इशू, इसके अलावा और भी इश्यूज होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में हम काफ़ी आगे निकल गए स्टोरी में, थोड़ा सा बैक ट्रेस करते हैं और फॉर वापस श्योर। आते हैं। हम हॉस्पिटल पे दोबारा आएंगे और इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो वापस आते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग आपने यूआईटी से की, यूआईटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके बाद यूआईटी के बाद डायरेक्ट एमर्सन में या पाकिस्तान में जॉब की?
यार यूईटी में बेसिकली मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैंने बताया था कि आई डोंट लुक फॉर ग्रेड्स आफ्टर इट, सही एफएससी के सही बाद। तो सही। मेरा अपना जाती राय है, मे बी इट्स राइट और रॉन्ग, बट सम हाउ हॉस्टलाइट रहा। तो हॉस्टलाइट जब आप रहते हैं तो आप, क्योंकि हम बेसिकली व्हेन वी कंपेयर इट विद वेस्टर्न सोसाइटीज, तो हम काफी हद तक जो है ना पैम्पर्ड रहते हैं टिल एफएससी। और हम्म हमारे पेरेंट्स कहते हैं एक ही फोकस होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। तो जब हम्म आप हॉस्टलाइट होते हैं देन यू अंडरस्टैंड कि यार जब मैं बीमार हूँगा तो मैंने किसी दोस्त से दोस्ती यारी भी होनी चाहिए। मतलब उसके बुरे वक्त में काम आऊंगा तो वो मेरे बुरे वक्त में आएगा। तो इस तरह की ग्रुप्स नेटवर्किंग आपकी चलती है। तो वो सारी चीजें मुझे यूईटी ने बेसिकली सिखाई। हम मतलब एक कॉन्फिडेंस दिया कि अकेले में आपने कैसे ग्रो करना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से कैसे रिलेशनशिप बनाना है। तो वो चीज़ वहां से गेन की। फिर यूईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद एवरेज इंजीनियरिंग थी बहुत, मेरे कोई कमाल ग्रेड्स नहीं थे। तो आई गॉट अ जॉब इन पाकर फर्टिलाइजर हम्म मुल्तान, विच इज माय होम टाउन एज वेल। वहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने जो ज्वाइन किया एज अ ट्रेनी इंजीनियर, तो 6 महीने की जॉब के बाद ही मैंने एक चीज एनालाइज की। मे बी आई ड्रीम लिटिल बिट बिग इन माई लाइफ। तो मैंने सोचा यार, इफ आई वांट टू बी अ डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी विच इज द हाईएस्ट, और सीईओ ऑफ एनी कंपनी, तो यस टेक्निकल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, बट मुझे मतलब दो चॉइसेस होती हैं लाइफ में। जैसे आप डॉक्टरेट की तरफ चले गए, तो मेरा एक चीज तो बहुत ही क्लियर था कि आई डोंट वांट टू गो टूवर्ड्स टीचिंग या डॉक्टरेट या पीएचडी की साइड पे जाने का। मैंने प्रोफेशनली ग्रो करना था और प्राइवेट सेक्टर में करना था। गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने अप्लाई नहीं किया था। वन ऑफ द मेजर रीजन इज एथिक्स एंड मोरालिटीज जो हमारे यहाँ वापडा में और उधर थी, अ, उससे मैं बचना चाह रहा था। और अल्लाह का शुक्र है बच्चे में भी हैं अभी तक। तो तो, तो वो तो वो मेरी कभी भी ऑप्शन थी ही नहीं। मुझे ये था कि मैंने अपने स्किल सेट्स बढ़ाने हैं एंड आई हैव टू ग्रो एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी। जब मैंने ये सोचा उस टाइम, तो मुझे फील हुआ कि यार यू कैन नॉट बी बाय जस्ट इंजीनियर, यू कैन रीच देयर until unless you will understand finance, you will understand marketing, you will understand all other fields which help to basically take the business to the next level. तो फिर मैंने इवनिंग क्लासेस में एमबीए स्टार्ट कर लिया बीजेडयू से। उस वक्त मैं ट्रेनी था, 6 मंथ्स मतलब ट्रेनिंग की होगी। और वहां पे ना बड़ा ही एक शुगर लगा कि नॉर्मली पाकिस्तान में ना आफ्टर जॉब स्टडीज को ना बहुत इनकरेज नहीं किया जाता। हम्म और लेट सिटिंग के गंदे मतलब ट्रेंड है कि हमने मतलब बैठे रहना है। प्रोडक्टिविटी पे हम काम नहीं करते। एक ही क्राइटेरिया, सुबह कितने बजे आया और रात को जब तक वो डीओ और एमडी बैठा है, सीनियर आपका बॉस बैठा है, तो आपका बैठे रहेंगे। तो मैंने उसको चैलेंज किया अपने तौर पे। आई डिसाइड कि नहीं, मेरा टाइम 5:30, आई विल लीव एट 5 o'clock, और 5:30 5 o'clock था शायद। तो वहाँ ये शुगर लगा कि यूनिट मैनेजर, मैं एमबीए की क्लास ले रहा था, आधा सेमेस्टर गुजर गया। तो मैंने एक बंदा देखा तो वो मुझे दूर से लगा, मैंने को ये तो पाकर गया। फिर करीब जाके देखा तो वो मेरा ही यूनिट मैनेजर था। तो मैंने उससे कहा, वो कहते जवाब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहा मैं तो एमबीए कर रहा हूँ। तो कहते हैं तुम अभी ट्रेनी होके एमबीए शुरू कर दिया है? मैंने कहा हाँ, मैं ट्रेनी होके शुरू कर दिया है। एनी हाउ ही वॉज अ नाइस पर्सन। तो उसने कहा यार, मैं भी कर रहा था लेकिन मुझे पाकर अब जान ही नहीं छोड़ रही। मतलब सॉरी टू से आई एम नेमिंग एम्प्लॉयर, बिकॉज वी डोंट इनकरेज दी स्टडीज एज एन एम्प्लॉयर, पाकिस्तानी एम्प्लॉयर। तो कहते वो छोड़ ही नहीं रही थी। तो मुझे, मेरे तो सेमेस्टर पिछला मिस हो गया था, तो मैं अब दोबारा से एक सेमेस्टर मिस करने के बाद दोबारा से स्टार्ट किया।
तो उसने तो मुझे कभी पेनलाइज नहीं किया बिकॉज ही वांट्स टू डू हिमसेल्फ एमबीए। बट बीच में ऐसे भी बॉसेस आए, वो मूव हो गया, उसका रोल थोड़ा चेंज हुआ, और वो 45 साल की उम्र में एमबीए कर रहा था और मैं 26 27 साल 25 साल इतने का ही कर रहा हूँ। तो वो जब नए बॉसेस आए तो उन्हें बड़ी तकलीफ रहती थी कि तुम क्यों जा रहे हो। मैं उन्हें कहता था यू शुड count me on my performance rather than on my timings. So you should give me tasks. If you feel that I'm not fulfilling these tasks, I will means do anything, but don't stop my education. और उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने जॉब के साथ जब एमबीए किया तो that give me a broader vision to implement those things which I have studied in business administration in my job as well. तो अल्लाह का शुक्र है, उधर से मैं मतलब I completed my MBA and I was one of the top performer of Fatma Group or Parker Fertilizer, and I got I think in 4 years 4 promotions. Career was सही, great. जबरदस्त। अच्छा। ठीक है, अमेजिंग था, घर में था, अम्मा बस आज होते थे, डेली शाम को उधर जाता था, लाइफ स्कूल थी, कोई मसला नहीं था उधर। और मेरी एंगेजमेंट भी होगी उसी टाइम पे, क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज। तो उसके बाद चीजें चेंज क्या हुई, जब एमबीए कंप्लीट हुआ तो मैंने कहा यार अब मैंने आई शुड ग्रो माय कैरियर, अब मेरा एमबीए हो गया तो मुझे एक अपने कैरियर में नेक्स्ट मूव लेनी है, तो आई शुड गेट सम मोर स्टेम्प्स। तो मैंने एक दो ऑयल एंड गैस में मुझे अपॉर्चुनिटीज ऑफर हुई। अब जब मैं कैलकुलेशंस करता था तो उन कैलकुलेशन में आप सोचते थे यार घर बैठा हूँ और मैं रिक पे जाऊंगा या इधर मूव कर रहा हूँ, विद इन पाकिस्तान थी वो, तो ये तो टोटल 1.30% का इंक्रीमेंट है, या 40 15 25 का है। फिर जाहिर बात है इंडिपेंडेंट रहूंगा तो ये खर्चे उतने ही बैलेंस हो जाएंगे। और बीच में ना मुझे थोड़ा सा एक कीड़ा भी हुआ कि मतलब मैंने सोचा कि मुझे ना बिजनेस भी करना चाहिए। मैंने जी, जी। मेरे एक रिलेटिव थे, उनके साथ मैंने एक ईएसडी सिस्टम था उसके ऊपर मतलब उसको अपग्रेड करने का पूरा बनाया कि क्या कॉस्ट होगी। इट वाज नॉट मच, 2 से 3 मिलियन की थी। हम गए, हमने इसको मीटिंग इसको भी थोड़ा की। एक्सप्लेन कर दें, कौन सा सिस्टम होता है ईएसटी सिस्टम? यार इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम था, कंप्रेसर के ऊपर अच्छा। लगा हुआ था एक। तो सही, सही। वो कोई रिले बेस पुराना था, हमने उसको पीएलसी बेस के ऊपर अपग्रेड का पूरा प्लान बनाया। तो मेरा ये ख्याल था कि मतलब मुझे ये करना चाहिए। फिर मैं मतलब वहीं पे एक सीनियर थे, उनसे वैसी बातचीत हुई, उन्होंने कहा यार देखो अगर तुम ये छोटे छोटे काम पकड़ोगे, एक दो चीजों ने मुझे बेसिकली थोड़ा सा डिसहार्ट किया। पहली ये कि जिसके पास गए उसने कहा हाँ सिस्टम तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा। मेरा कमीशन किधर है? सही, ठीक है, सही। बिकॉज इट वाज अ पब्लिक सेक्टर सही, जॉब। ठीक है, सही है। दूसरा जो है ना, मैंने एक सीनियर से शेयर किया कि जी मैं मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो ही एडवाइज मी यार तुमने अगर यही करना है तो व्हाई यू वांट टू पुट सो मच एनर्जी, तो तुम्हें मतलब बाहर जाओ, मिडिल ईस्ट में जाओ, अच्छे पैसे कमाओ, एंड फिर कोई बड़ा लेवल पे काम करना। ये क्या तुम जाओगे कि सिस्टम खुद अपग्रेड करोगे, इट्स अ टफ जॉब। अच्छा, मैंने कहा यार मेक सेंस। तो हम्म। फिर मैंने जो एक दो मुझे जॉब ऑफर्स मिली, पाकिस्तान में कराची बेस्ड थी और एक इस्लामाबाद बेस्ड थी। उन दोनों में पैकेज का मैंने बताया 30% का था, तो फिर वो मैं रिजेक्ट कर देता था। फिर मैं कहता था यार इस तरह तो मतलब मुझे कोई जंप नहीं मिल रहा है कैरियर में। तो देन आई डिसाइडेड आई शुड मूव टू मिडल ईस्ट, और ताकि थोड़े पैसे कमाए, एंड देन आई कैन बेसिकली डू सम बिजनेस फ्रॉम माय मनी। तो उसमें मैं जब मूव हुआ तो फिर इसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, सऊदीया में भी मिली, यूएई में भी मिली। बट तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया आई शुड स्टे इन यूएई। तो यूएई में मैं तकरीबन इट वाज नॉट अ वेरी mean still as compared if you compare it in PKR, yes आप जाहिरी बात है यूएई मूव कर रहे हैं,
तो आपको वो काफी ज्यादा पैसे थे एज कम्पेयर टू जो मैं पाकिस्तान में ले रहा था। लेकिन क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं जब मूव इधर हुआ तो आके जब यहाँ के खर्चे देखे, हाउसिंग हाउसिंग के एक एक अपार्टमेंट कितने का है और क्या है, तो फिर मैंने कहा यार मे बी इट वाज नॉट वेरी गुड डिसीजन। तो उस टाइम मैंने अपने भाई से मशवरा किया, यार मुझे वापस आ जाना चाहिए या मतलब क्योंकि पाकर वाज ओके टू टेक मी बैक एज वेल। हम्म। तो उसने मुझे कहा कि यार अब डिसीजन किया तो यू शुड स्टिक विद इट, डोंट कम बैक, अदरवाइज दे विल कंसीडर, एवरीबॉडी विल कंसीडर यू अ लूजर। तो एनी हाउ तो और फिर थोड़ी जाहिर बात है, मैं 4 साल अपने माँ बाप के साथ रहा था, थोड़ी होम सिकनेस इज अनदर थिंग विच व्हेन यू मूव एज एन एक्सपेट आउटसाइड तो वो भी फील होती है, क्योंकि मेरा यूएई में कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। तो एनी हाउ आई टेक अ कॉल कि नहीं, अब वो पता नहीं कायदे आजम का एक कॉल उस टाइम में पढ़ता था, तो जब भी मैं वो कहते हैं ना थोड़ा सा डाउन फील करता था अपनी लाइफ में, तो वो ये था ना कि यू कैन नॉट मेक ऑल डिसीजन राइट, बट वंस यू मेक अ डिसीजन देन यू शुड प्रूव इट राइट। तो मैं कहता था अब मैंने ये सही डिसीजन किया, आई हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन। तो 9-10 महीने में उसी रोल में रहा। उस रोल में मुझे ये एडवांटेज हुआ कि मैं बेसिकली एंड यूजर था, मतलब एंड यूजर की बड़ी अच्छी शौकीन नौकरी होती है ठंड की, ना कोई चैलेंज होता है ना बिजनेस है, क्योंकि कंपनी ने खुद ही फर्टिलाइजर बेचनी है, बनती रहनी है, आपने प्लांट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, हम्म। आपकी सिर्फ एक ही पेन है कि यू फोकस ऑन दिस थिंग, और जहाँ ज्यादा मसला हो तो वेंडर को बुला लो, वो वेंडर आगे सॉल्व कर लेगा, आपके ऊपर तो अकाउंटेबिलिटी उस तरह की है ही नहीं। तो वो जो मैंने रोल लिया वो एज अ कंसल्टेंट लिया, उसमें फिर मैं अक्रॉस मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया दोनों मैं देख रहा था। उसमें मैंने पेट्रोनास, मर्फी, कतर पेट्रोलियम, अरामको, तो उनके साथ मैंने डील किया। और इट वाज लाइक मैंने ज्वाइन किया 6 मंथ, दे मे मूव मी इमीडिएटली विद इन आई थिंक 3 मंथ्स आफ्टर माई ज्वाइनिंग। उन्होंने मुझे मूव करके बिजनेस लीडर बना दिया उस पूरे डिपार्टमेंट का। उससे ये हुआ कि मेरी बहुत ज्यादा इनकाउंटर सी लेवल लोगों से होना शुरू हो गया। ट्रैवल उस वक्त शादी नहीं हुई थी, मंगनी ही थी, तो आई कैन ट्रैवल अ लॉट, तो आई विजिटेड मैनी प्लेसेस, टेक द एक्सपीरियंस। और उस टाइम मुझे ये एक चीज जो है ना मेरे जहन में आई कि यार जब मैं पाकरब में था ना, मैं ये सोचता था पहले एक बंदा आएगा, वो मुझे ट्रेनिंग देगा, फिर वो ट्रेनिंग ऐसी होगी कि वो मेरी उंगली पकड़ेगा, फिर वो मुझे बताएगा ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे लिखते हैं। बट जब आप मिडिल ईस्ट में आए तो आपके ऊपर ऐसा मतलब चीजें आती हैं कि वो आपको अपनी एनालिटिकल, अपनी टेक्निकल स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी नेटवर्किंग से आपने क्लाइंट्स एक तरफ से हैंडल करने हैं, टीम को लीड करना है, आपने मूव करनी है चीजें बड़ी तेजी से। तो वो तो जो ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट हम पाकिस्तान में, क्योंकि हमें बचपन से जिस तरह ट्रेनिंग होती है, हमें बिल्कुल नहीं था। इट वाज प्रेशर टाइम फॉर मी, बट दैट ग्रू माय पर्सनैलिटी एंड आई अंडरस्टैंड कि यार नहीं, जब एक दफा सोच लिया और किसी चीज में चला जाना है तो वो हो ही जाता है। तो यू शुड डू हार्ड वर्क, आई पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और फिर वहां से फिर मुझे एमर्सन का रोल मिला। तो मतलब इन सिनेरियोज में ये हुआ है, एक तरफ आप एंड यूजर थे, फिर आप एज अ कंसल्टेंट मूव हुए, देन यू हैव अ बिगर हॉरिजन हाउ 3 और 4 कंपनीज आर डूइंग द सेम वर्क, सो दैट यू कैन बेंचमार्क। हमारे यहाँ क्या है, एक बंदा एंग्रो में बैठा है, वो 30 साल से एंग्रो में बैठा है, उसको लगता है सॉरी टू से जैसे वो कोई हॉली बुक बन गई है, जो क्योंकि उसने कोई बाहर जाके कभी जिंदगी में देखा नहीं कुछ, या एफएफसी से बाहर कोई बाहर गया नहीं, तो उसे लगता है यही हॉली बुक है एंड वी शुड फॉलो दिस। तो जब आप एज अ कंसल्टेंट वर्ल्ड बेस्ट इन क्लास कंपनीज को देखते हैं, उनके प्रोसीजर्स को देखते हैं, तो आपको पता चलता है नथिंग इज हॉली बुक। योर बिजनेस हैज टू बी फ्लेक्सिबल एज पर योर कस्टमर्स। ठीक है, और ये सारी जो
मतलब कंपनीज हैं जिनकी हम ऑयल एंड गैस की बात कर रहे हैं, वो सारी इसी इसी प्रोपोर्शन पे काम कर रही हैं। लेकिन तो वहां से फिर ये जो इशू है ये तो ओवरऑल मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पाया जाता है पूरे में, मतलब जॉब सेक्टर से बाहर भी। मतलब एक माइंडसेट है कि जी ऐसे ही होता है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी माइंडसेट के अंदर इनग्रेन्ड है कि जी ये जो काम है ये ऐसे ही होता है। मैंने इससे जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर जाके, या अगर कोई बंदा नया आइडिया लेके आया है तो हमने इस तरह नहीं करना क्योंकि ऐसे ही होता आ रहा है। जिस तरह मैं एंग्रो वाली एग्जांपल दी कि अब वो हम्म कहेंगे जी पहले भी एंग्रो में हम इसी तरह करते आ रहे हैं, इसी तरह चलता है, तो वो फिर नए आइडियाज को सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा काफी रेजिस्टेंस मिलता है मेरे ख्याल में। हाँ, लेकिन यही वजह है ना कि इफ यू कंपेयर पाकिस्तानीज नेशनल कंपनीज, ये जो मल्टीनेशनल्स के उस पे काम कर रही हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन फॉर्च्यून 500? नन। हम्म। बिकॉज वी आर टू स्लो, वी आर टू ब्यूरोक्रेटिक। और हमारे यहाँ जो है ना, वो कहते हैं जब तक बाल सफेद नहीं हो जाएंगे ना, तो ये बंदा लीड ही नहीं कर सकता। ठीक है, वी नीड ग्रे हेयर्स एवरीवेयर। लेकिन आप मतलब हम मार्क जुकरबर्ग को आप एंग्रो पे लगा देते तो उस बेचारे को तो इन्होंने कहना था तेरी एलिजिबिलिटी नहीं ठीक, तेरा तो फर्टिलाइजर का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तू तो जा। हम्म। मतलब यूके मतलब दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ के, मतलब क्योंकि अनफॉर्चुनेट है, मतलब हमारे पास ना अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है हमारी पाकिस्तान में। तो हर बंदा ना कहता है अच्छा मैं अगर इस सेक्टर में चला गया हूँ ना, तो इस सेक्टर में अगर कोई और बंदा बाहर से आने की कोशिश करना है, मैंने उसके इर्द गिर्द वॉल बना देनी है, ताकि कोई बाहर से आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे पुश बैक करूंगा। और पुश बैक का रीजन क्या है कि मेरे पास एक ही तो मतलब अपने आप को सेल करने का तरीका है कि मैंने इस इंडस्ट्री में 10 साल लगाए हैं। ठीक है, और मेरे पास क्या स्किल है, हम्म। मतलब मतलब हमारे पास उधर पागरे में ऐसे भी मतलब हमारे कुछ ऐसे भी इंजीनियर थे जो है ना मतलब जिनको आउटलुक यूज करनी नहीं आती थी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, मतलब जस्ट पावर पॉइंट और वर्ड तो दूर पे चले जाएं, आउटलुक नहीं यूज करनी आती थी। लेकिन वो हम्म। सिर्फ नौकरी इस चीज पे ली उनको मिली हुई थी या प्रमोशन मिल रही थी कि वो इस प्लांट पे पिछले 20 साल से हैं। सही। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक प्लांट पे आप 20 साल से क्या ऐसा कर सकते हैं जो आपने जो आप 2 या 3 साल में नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, मे बी वी नीड सम टेक्निकल स्किल्स, बट जब हम बिजनेस लीडर्स बनाते हैं ना, तो उन चीजों को हमें दो पाथ में डिफरेंशिएट करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। एक ये है कि ठीक है, आपने अगर टेक्निकल स्किल्स, मतलब क्या कोई हमारी एंग्रो ने आज तक कोई नई R&D करके फर्टिलाइजर बनाई है जो पूरी दुनिया में ना हो? नहीं बनाई। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि उनकी R&Ds उस लेवल पे हैं कि जो शायद जो है ना किसी और उनके कॉम्पिटिटर की नहीं है। उनकी टेक्निकल स्किल्स भी उस लेवल पे नहीं है। एक प्लांट जिसने खुद चलना है, जिसके जो डिजाइनर है उसने आपको एक प्लांट दे दिया, आपने उसके हिसाब से डेली चलाना है, उसके पीछे कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, वो भी उसी ने दिया हुआ है। आप बैठ के स्क्रीनें देख रहे हैं और उसी की मतलब एक दो हीट एक्सचेंजर को इधर से उधर कर देंगे, उधर से इधर कर देंगे, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, जब मेंटेनेंस के तक लिए भी नॉर्मली उसी उन्हीं का बंदा आ जाता है उन्हीं का जो और बड़े वही मतलब करके जो चला थोड़े जाता है। से कॉम्प्लिकेटेड हैं वो भी वही करते हैं। हम्म। ठीक है, उसमें फिर हमारे यहाँ एक नए किस्म के भी लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास बहुत बड़े जुगाड़ी हैं। जुगाड़ी वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म में आपका मसला सॉल्व करके लॉन्ग टर्म में आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। सही। ठीक है, तो वो भी बड़े हमारे उस सेक्टर में, और वो सेक्टर के इर्द गिर्द ना वॉल बना के खड़े हो जाते हैं कि आप जो है ना जिसके पास 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, और जिसने क्योंकि वो ना हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेट है, बट वो यही है कि हम जिस भी पोजीशन में पहुंच जाते हैं ना, हम अपने आप को ना कायदे आजम समझ लेते हैं। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ अच्छा यार, मैं जब 35 साल का था तो इस टाइम पे मैं बाहर जो है ना प्लांट पे जूते घसीट रहा था। ये हम्म। लड़का आके इस उम्र में मेरे मतलब इस उम्र में तो जो मेरे ऊपर था बाबा जी, उनकी तो उम्र थी 50 साल।
ये कैसे 35 का लड़का इधर आके बैठ जाएगा? तो नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरी ईगो, मैं तो मतलब बचपन से फर्स्ट भी आ रहा था, टॉप भी कर रहा था, मैंने इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लिया। मेरे इर्द-गिर्द सारे लोग मुझे कहते तू बहुत लाइक है, तो मेरे से ज़्यादा लाइक कैसे इस दुनिया में मतलब पैदा हो सकता है? अगर आइंस्टाइन भी आता ना हमारे यहाँ, तो हम उसको भी कह देते कि तेरी औकात नहीं है, तू यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ठीक है? जब तक कि मैं मेरी एज तक नहीं पहुँचते। तो वो वही जो है ना, हम आइडियलाइज़ कर लेते हैं कि ये 50 साल का होना चाहिए, ये मेरी तरह ही 30 साल जो है ना इसने जूते की सीटें होने चाहिए, फिर मेरी तरह ही इसने जो है ना मतलब 30 लोगों को लीड किया होना चाहिए, और इसी कंपनी में इसी जगह पे इस पोजीशंस पे अगर ये नहीं मूव हुआ, इज नॉट एलिजिबल। रीजन इज कि जो हम उनकी सॉफ्ट स्किल्स और जो टेक्निकल स्किल्स है उसको एवेल्युएट नहीं कर रहे, हम अपने आप को रोल मॉडल बना लेते हैं, विच इज रॉन्ग। तो ये एक मेजर चैलेंज था। फिर खैर एनी हाउ मैं कंसल्टेंट में मूव हुआ, तो फिर मुझे यार फील हुआ कि यार ये प्रॉब्लम्स तो काफी हैं, बट यू नेवर हैव अ सोल्यूशन फॉर इट, एंड फॉर गिविंग दोज सॉल्यूशंस you should be in a company which is providing solutions। ठीक है, बाकी सारे तो इधर से लेते हैं लगाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो फिर आई चूज टू बी अ पार्ट ऑफ इमर्सन, उसमें मैंने बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स का रोल लिया, एंड आई एम इन इमर्सन फॉर लाइक मोर देन 8 years नाउ इन डिफरेंट रोल्स। ये मेरा तीसरा या चौथा रोल है, और काफी कुछ सीखा उसमें। आई वॉज अ पार्ट ऑफ इवन ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम इन एमरसन, तो उसमें भी काफी ये चीजें एक अच्छी साइड पे मूव हुई। अभी आजकल जो नया ट्रेंड ड्यू टू कोविड चल रहा है, ईआरजीज जो है ना बन रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर, रिसोर्स ग्रुप्स, जिसमें पीपल विद सम कॉमनैलिटीज जो है ना वो ऑफिशियली मतलब एक एक हो रहे हैं कि ठीक है, इफ आई एम ब्लैक स्किन, वी ऑल black should talk together, we should talk about our problems, we need to be vocal inside the company, ताकि कोई मतलब वही वही जो मिथ्स हैं कि जी यही बंदा ऊपर जाएगा, वो वाली चीजें। इसी तरह कुछ जो बेसिक मैं एक बड़ी डिफरेंट मेरा एक्सपीरियंस हुआ हमारे यहाँ पे एक आईटी के, ही इज मेरा ख्याल है आईटी हेड, तो वो मेरा लैपटॉप लेके आया, उसके अंदर लैपटॉप की बैटरी चेंज होनी थी। तो वी आर एट अ प्लेस वेयर कोई डेस्क शेस्क करीब नहीं था, वो एक नया ऑफिस शिफ्ट हो रहा था, तो उसमें ही उन्होंने मुझे बुला लिया कि अपना मैं आपका चेंज कर देता हूँ। अब हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में आईटी हेड ने तो मतलब उठ के चाय नहीं पीनी, तो बाकी तो दूर की बात है। ये मैं प्राइवेट सेक्टर की बता रहा हूँ। तो उसने उठाया, उसने आके ना मेरा लैपटॉप स्क्रू में से खोलना शुरू किया। तो मैं मतलब मैंने मतलब आई वॉज वर्किंग विद हिम फॉर लाइक 3 to 4 years, और मैं उसे बड़ा अच्छा जानता हूँ। तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि उसका एक हाथ तो है ही नहीं, मतलब उसने डमी हैंड लगाया हुआ है। बट अच्छा। आप यार उस बंदे की करेज देखो और मोटिवेशन देखो, उसे सहारा नहीं ढूंढना कि मेरे साथ जवाद खड़ा है, जिसे मैं कहूँ तू मेरा लैपटॉप पकड़, मतलब और मैं एक स्क्रू ना फंस गया था, वो अगर थोड़े पुराने हो जाए ना तो वो ओपन नहीं हो रहा था। तो उसने मुझे एक दफा भी नहीं कहा कि जवाद ये जरा लैपटॉप पकड़ना, मैं एक हाथ से जरा स्क्रू वो कर लूं। उसने दोनों टांगों में लैपटॉप डाला और लगा हुआ है। मैं कहा जो भी नाम था उसका, आई डोंट वांट टू नेम दैट, बट मैंने कहा शुड आई हेल्प यू? कहते हैं नो नो जवाद, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, व्हाई शुड आई नीड योर हेल्प? तो मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो हम आधे बंदों को तो फौरन जॉब से डिस्क्वालीफाई इस चक्कर में कर देते हैं कि यार इसमें तो ये मसला है, या बेचारा जो कोई की ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज किसी की गर्दन नहीं मुड़ रही या किसी की वो है, तो उसको हम ऐसे मतलब चार जो लोगों में महफिल में उसका मजाक बनाते हैं, हम्म। और वो बेचारा डिसहार्ट होकर उस सोसाइटी से ही जाने की कोशिश कर रहा होता है। हम्म। लेकिन द वे ही वाज वर्किंग,
I salute to him. I still respect him a lot more than I was before. कि यार वो तो उसने कभी फील ही नहीं होने दिया कि he was disabled. And second thing is कि उसने जिस तरह मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक कल्चर है कि उसकी ना कोई प्रमोशन रुकी उसकी वजह से, ना कंपनी ने सोचा कि अब उसको जो है ना हम फारिग कर दें क्योंकि वो ये काम नहीं कर पा रहा। तो ये चीजें मतलब इट्स सम गुड थिंग्स वी हैव लर्नड हियर। सही सही। अच्छा, अब अगर वापस आए हम हॉस्पिटल के ऊपर, तो हॉस्पिटल जो था वो हॉबी थी। अच्छा ठीक है, हॉबी के तौर पे हॉस्पिटल बनाया, तो काफी बड़ी हॉबी है। लोगों की हॉबी होती है फोटोग्राफी वगैरह या इस तरह की। अच्छा तो या साइकिलिंग कर ली, रीडिंग कर ली, या जो भी। अच्छा, हॉबी के तौर पे हॉस्पिटल बनाया, तो हॉस्पिटल बनाना मेरे ख्याल में कोई इतना आसान तो नहीं होगा। तो क्या इनिशियल चैलेंजेस थे, मतलब किस तरह डिसाइड किया कि कहाँ पर बनाना है हॉस्पिटल में, कौन कौन सी जो है वो फैसिलिटीज होंगी, और मतलब क्या साइज होगा, क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना, क्या प्रोसेस था उसका पूरा? यार इसी तरह था कि आई वॉज पैशनेट कि मैंने मतलब हॉस्पिटल बनाना ही बनाना है। और मुझे ये था कि थोड़ा सा मतलब ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं जिसमें hospital should take some ownership in a private sector rather than people come in and go and hospital सिर्फ चीजें रेंट आउट कर रहा है और डॉक्टर दिए हैं जो सब कुछ खींच रहे हैं जो कर रहे हैं। तो ये आइडिया था। उसमें फिर उसको स्ट्रेटेजाइज किया बिकॉज आई वाज हियर। तो आई इन्वॉल्व माई सम वेरी क्लोज ट्रस्टेबल पीपल, my family members जो मेरे साथ मतलब we end up in partnership, we decide that share के यार ठीक है हम मिलके ये काम करेंगे। तो यहीं से बैठ के मैंने उसकी लोकेशन सेलेक्ट की और लोकेशन सेलेक्ट करके यहीं से बैठ के एक प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत होगी, सब कुछ हो गया। फिर आई आस्क्ड हेल्प फॉर माय पार्टनर के यार यू शुड गो एंड सी एंड कंक्लूड द प्राइस। प्राइस कंक्लूड हो गई। और जिस बंदे ने हमें कहा उसमें कुछ जब आप बिजनेस करते हैं स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत सी लर्निंग्स हैं। तो अ, हमने हॉस्पिटल के लिए यूज करना था तो पहले तो आपको पता है एलडीए एक बहुत बड़ा मतलब मसला है पाकिस्तान में। मैं कभी कभार लोग आई डोंट नो, इमरान खान ने जब कहा ना 90 डेज में मैं इस मुल्क को तब्दील कर दूंगा, तो आई वो सरप्राइज कि ये मुल्क तब्दील हो ही नहीं सकता 90 डेज में। यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर का अपना एक इन्वेस्टर जिसके सारे पैसे अपने हैं, उसने अपने बलबूते पे कोई काम करना हो तो वो 2 से 3 साल से कम अरसे में किसी मीनिंगफुल स्टेज पे नहीं ला सकता। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई काम करना इम्पॉसिबल है। उसकी क्या वजह तो है? मतलब क्यों नहीं ला सकता? यार क्या देखो मैं रुकावट है? मतलब आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रुकावट ये है कि आपका जो पूरा सिविल स्ट्रक्चर है ना वो सारा काम कर रहा है कमीशन बेस पे। ठीक है। Why Shehbaz Sharif is successful and why Imran Khan project will get delayed, either it's BRT or anything, हम्म। because आप 2 अरब का प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर मतलब इट्स देयर इज मैनी इफ एंड बट्स इन दिस सिचुएशन, नॉट 100% रॉन्ग और राइट। तो उसमें जो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उसमें क्या है कि एक कट जो सबसे जो जितनी बड़े लेवल पे है ना वो उतना बड़ा कट लेता है और फिर बाकी सारे लोग जो है ना उसी हिसाब से वो पैसे नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो जब नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो सब उसमें सबको एक कमीशन मिल रहा है। ये इसी तरह है कि आप अपना कोई बिजनेस करना चाह रहे हो और आप हर बंदे को कहें कि जो बिजनेस लेके आएगा या मेरे लिए सेल करेगा उसको 5-5% कमीशन मिलेगा। ठीक है। तो कमीशन कमीशन की वो जब बात कर रहे हैं तो बेसिकली करप्शन करप्शन की बात हो रही है। हाँ, ब्राइबरी और मतलब करप्शन। कमीशन कमीशन जब हम वर्ड यूज करते हैं, जिस तरह सेल्स के अंदर आप बात करो, आपको जी अगर मैंने ये सेल करवा दी 8% मुझे कमीशन हाँ मिलेगा, वो तो लीगल कमीशन है ना, कि आपका आपका वो सेल
सेल क्लोज करने का कमीशन है, लेकिन इस केस में जो हम बात कर रहे हैं वो आउटसाइड ऑफ जो लीगल जुरिस्डिक्शन है उससे मतलब करप्शन है बेसिकली। दैट्स ट्रू, दैट्स अच्छा ट्रू। जो सही सही। वो अब आपके सामने दो तीन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इमरान खान कहता है मैं ऑनेस्ट हूँ, एंड लेट्स अज्यूम ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। हम्म। अब वो कमीशन नहीं लेता, तो नीचे जो बैठे हैं वो तो कमीशन के बगैर काम ही नहीं कर सकती आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी। वो सही। कहते हैं अगर हमने कमीशन नहीं लेना तो तनख्वाह में तो मैं दफ्तर में 1 घंटा नहीं गुजारूंगा, ठीक है। तो वो इसलिए ये प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे, और वो पहले आपसे सारी ओहदो पैमा लेंगे कि नैब में भी नहीं पकड़ेगी, ये भी नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी, देन दे विल वर्क। अब आपके पास दो तीन मतलब सिनेरियोज है। नस्ला टावर है, ठीक है, उसमें एक चीज मतलब चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया कि वो इलीगल जगह पे है, ठीक है, इलीगल जगह पे है उसकी, लेकिन केडीए ने अप्रूवल्स दी, केडीए ने अप्रूवल्स दी, लोगों ने अपार्टमेंट खरीदे, उसी मतलब में लोग मूव इन हुए। सेकंड एग्जांपल है बहरिया टाउन कराची की, जिसके ऊपर पता नहीं 450 अरब है जो उसने मलिक रियाज ने देने हैं। अब बिजनेसमैन तो दे रहा है मलिक रियाज, ठीक है। नस्ला टावर में भी जो बेचारे अपार्टमेंट्स हैं, अब आप उसे गिरा देंगे, नुकसान उनका है ना। हम्म। नस्ला टावर में किसी ब्यूरोक्रेट को कोई सजा हुई, ठीक है, ना बहरिया टाउन में किसी ब्यूरोक्रेट को कोई सजा हुई। क्या उनके अप्रूवल्स के बगैर हो रहा था? कि क्या उनकी जॉब नहीं थी उसको मॉनिटर करना? थी, लेकिन मतलब दे आर बेनिफिशियरी ऑफ दिस सिस्टम। फिर इसी तरह आप और एग्जांपल किसी भी प्रोजेक्ट की उठा लें, आपको कोई ब्यूरोक्रेट जो है ना वो उसमें पनिशेबल ऑन कि उसने क्यों अलाउ कर दिया ये चीज या नहीं कर दी। अभी भी आप वापडा में सुई गैस में मीटर जो है ना लगवा ही नहीं सकते बगैर पैसे दिए, ठीक है, चाहे जितनी मर्जी सिचुएशन हो। इसी तरह एलडीए में आपने एनओसी लेना है, आपने कोई डॉक्यूमेंट लेना है विच इज लीगल। मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स भी आपको अगले 4 साल में नहीं मिलेंगे जो कि 100% लीगल होंगे, जब तक कि आप रिश्वत नहीं देंगे। इसी तरह मैं एक और वो रिश्वतों के छोटी सी और वो एग्जांपल रिश है तो हम्म सॉरी बात काट रहा हूँ क्योंकि मैं जब एफएससी में था मेरे ख्याल में तो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो लाइसेंस तो था लेकिन वो नहीं था, कागजात नहीं थे मोटरसाइकिल के ना उस वक्त पास। पुलिस वालों ने रोक लिया, उन्होंने कहा कागजात की तरह, मैंने कहा नहीं है, उन्होंने कहा ये तो मोटरसाइकिल आपका जाएगा थाने में। मैंने कहा ठीक है, मुझे थाने ले गए, मोटरसाइकिल लॉक कर दिया। अच्छा उसके बाद मैं घर आ गया वापस। अब उन्होंने कहा जी कि जी कोर्ट से जो है उस पुरदारी एक होता है कोई डॉक्यूमेंट, आप अपने कागजात लेके जाते हैं, वो आपको वो बना के देंगे, आप वो थाने में जाके दिखाएंगे, तो वो आपको जो है मोटरसाइकिल वापस कर देंगे। तो उसमें जो है वो हम गए कोर्ट में, मैं अपने मामू के साथ गया। और वो नॉर्मली आपने वो जो स्टाम्प पेपर जिस पे वो बनती है आपने उसके पैसे देने होते हैं, बाकी वो जो भी मुझे याद नहीं है कोई जज या जो भी वो उस पर साइन कर देता है। उन्होंने कहा जी 200 रुपये एक्स्ट्रा दें, उसके बाद टाइम नहीं है तो वो टाइम निकालेगा आपके लिए और ये वो तो फिर करेगा। 200 रुपये वहां पर रिश्वत दी। उसके बाद थाने में गए, वहां पुलिस वाले ने पैसे मांग लिए, पता नहीं उसको कोई 100 150 दिया। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो ना जो मोटरसाइकिल थे उनके ना फ्रंट जो व्हील था उसमें से उन्होंने चेन गुजार के ना उसको लॉक लगाया हुआ था। तो वो उनका कोई वो जो रनर टाइप होता है वो उसका थाने का, वो साथ आया, उसने जाके वो लॉक खोलना था, तो वो भी आके खड़ा हो गया ना लॉक के पास। मैंने कहा यार खोलो ना अब ताकि मैं मोटरसाइकिल लूं और जाऊं। तो मेरे मामू कहते इसको भी 20 रुपए दे दे। तो मैंने उसको पैसे दिए फिर उसने वो लॉक खोला, 3 जगह पे मैंने पैसे दिए, एक सिर्फ मोटरसाइकिल को निकलवाने के लिए। तो यहाँ पर तो हम बहुत बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं। हाँ, और देखो ये वो कहते हैं ना इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, तो आप अगर इन्फ्लेशन रियल मायने में आप बजाय इसके ब्यूरोक्रेट्स को अनचेक्ड अनलिमिटेड पावर्स दे दें, ठीक है, हम्म। जिसके ऊपर शुगर स्कैंडल आया, पेट्रोल का जो मतलब शॉर्टेज का स्कैंडल आया, फिर ये वीट की प्राइसेस का स्कैंडल आया, किसी में भी किसी ब्यूरोक्रेट को सजा नहीं हुई। हालांकि हम्म। पूरी पॉलिसी बनाने वाला तो ब्यूरोक्रेट था ना। और अगर वो किसी से अलाइंड होके उसने ऐसी वीक पॉलिसी बनाई है जिसमें बिजनेसमैन ने उसका एडवांटेज लिया है, कोई करप्शन नहीं की, तो आप बिजनेसमैन को किस खाते में उसमें रगड़ रहे हैं? ठीक है। अब अगर जो है ना मतलब
ये जो पूरी अभी तुमने बताया उसमें क्या होता है, ये जितने गवर्नमेंट के लोग हैं ये आते हैं आपके पास, ये सबसे पहले ये कहेंगे कि जो रिस्क है वो उससे सारा आपका है एज अ बिजनेसमैन, क्यों हमारे यहाँ रेगुलेट नहीं होती चीजें। आप मुझे तो अभी के अभी जो है ना इतने पैसे दे दें, ठीक है। अब आप टैक्स तो ठीक है, आप जो इनकम टैक्स देने की बात कर रहे हैं कि जी लो कंप्लाइंस होना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को वो टैक्स देना चाहिए, तो बिजनेस कम्युनिटी टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि एलडीए जो है ना 5 रेटेड जो इदारा बनेगा और वो डिलीवर करेगा बिजनेसमैन को। इसी तरह जो आपके फूड वाले हैं वो आके लोगों के मतलब एलडीए के पास इतनी पावर है, वो किसी को भी बगैर वजह के सील कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। कि जी उनके पास अनलिमिटेड आपने पावर। सिमिलरली पुलिस ने कोरोना में जो मतलब माशाल्लाह से पैसे कमाए हैं छुप छुप के दुकानें खुलवा के, आपने कह दी जी कोरोना कंट्रोल हो रहा है, पुलिस को पावर्स दे दी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हर शोरूम से हर जगह दुकान पे हर उस पे जाके हजार हजार रुपए पकड़े और जेबों में डालना शुरू कर दिए। अब उस बिजनेसमैन ने वो आवाम से ही निकालना है ना, सो इन्फ्लेशन की सूरत में ही आएगा। आप ये हम्म। चीजें एफिशिएंट कर लें, उनको फायर करना शुरू कर दें, उनको सजाएं देना शुरू कर दें, तो आपकी इन्फ्लेशन खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी, आपकी चीजें खुद रेगुलेट हो जाएंगी, क्योंकि करनी तो उन्होंने ही है ना। बिजनेसमैन ने दुनिया में कभी किया। अब ये थोड़ी है कि विंडोज के जो लाइसेंस बढ़ जाएं तो उसको जो है ना उसके पीछे एक सीआईए का बंदा लगा दें कि जी अब तू जो है ना इनसे इसको धमकियां दे और इससे जो है ना पैसे कम करा के विंडोज क्यों जो है ना वो इस लेवल पे पहुंच गई है। हम्म। हमारी पाकिस्तान की एक बिजनेस कंपनी नहीं है जो कि वर्ल्ड लेवल पे पहुंच चुकी हो, ईपीसी हो, कोई बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी हो, कोई बड़ा हॉस्पिटल हो। उसकी वजह क्या है, हम सबसे पहले बिजनेसमैन को किल करने का सोच लेते हैं जब वो एक लेवल से बढ़ना शुरू होता है। अब जहांगीर तरीन के ऊपर सारे केसेस डले डाल के हम बैठ गए हैं कि जी वो उसने जो है ना मतलब सब्सिडी ली और फिर कीमतें क्यों बढ़ गई। भाई जहांगीर तरीन का काम है कीमतें कंट्रोल करना, या ब्यूरोक्रेसी का काम था जिनको आपने अनलिमिटेड पावर्स दी हुई, उनसे तो आप पूछते नहीं है। तो तो वो वही उस ब्यूरोक्रेसी को चेक में कौन रखे, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो तो कुछ कह ही नहीं सकती ब्यूरोक्रेसी को। और अगर ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने ऊपर चेक खुद ही रख रही है तो वो तो चेक करेंगे ही नहीं अपने आप को, तो इसको किस तरह चेक करें फिर। यार आप एलडीए से हॉस्पिटल की अप्रूवल लें, ठीक है। फिर आप ना मैंने एक एनओसी अप्लाई किया, एनओसी अप्लाई करने के बाद जो है ना मुझे एक और नोटिस आया पहले कि जी ये तो हॉस्पिटल की अप्रूवल ही नहीं है, तो आप फौरन हाजिर हो जाएं मेरे सामने, ठीक है। आप कहते हैं यार मैंने मतलब हॉस्पिटल खोला, मैं तुम्हारे सामने क्यों हाजिर हूँ, ठीक है। तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट नोटिस भेज रहे हैं ना मुझे, आपने मेरी फाइल पढ़ी होगी, तो हम्म। आप देखें कि वो उसमें हॉस्पिटल की परमिशन है या नहीं। अच्छा आपने मैंने उसको पहले तो आगे इंस्पेक्टर पे, अच्छा माशाल्लाह से ऐसे करप्शन है कि इंस्पेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर को जाके पैसे देता है, असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर को देता है, वो ऊपर डीजी पूरे मतलब सारे नहीं होंगे इनमें लोग, लेकिन जो हैं वो इसी तरह काम कर रहे हैं, वो आके सबसे पैसे लेते हैं। अच्छा और उनके आपने क्या उसको सजा दी कि भाई तुमने एक बिजनेसमैन को आके इरिटेट किया, एक नोटिस डाल के चले गए हो कि जी आपके पास हॉस्पिटल की अप्रूवल नहीं है, आपने हॉस्पिटल खोला हुआ है, ठीक है। अब मैंने उस पे लेटर दिखा दिया उससे कि मेरे पास ये अप्रूवल है एलडीए की और ये हॉस्पिटल की जमीन है, ये सारी चीजें हैं। अब बजाय इसके कि वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कि आप एमी दिल खोल के नोटिस दे रहे हैं, लोगों के टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मतलब कोशिश कर रहे हैं। उसने अगला स्टेप, कैन यू इमेजिन उसका अगला क्या सवाल था, आपके अस्पताल में ठीक है इस लेटर के मुताबिक अस्पताल खोलने की इजाजत थी, लेकिन आपने इसके अंदर फार्मेसी क्यों खोली हुई है। अच्छा। सही है। या मतलब अब कल को वो आके मुझे कहेगा अच्छा चलो फार्मेसी अस्पताल के साथ होती है क्योंकि मैं पैसे नहीं दे रहा, तो अब मुझे बताओ इसके अंदर लैब क्यों है, अब इसके अंदर पेशेंट क्यों खड़े थे, तो मतलब बिकॉज
उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दे कैन वेस्ट एन नंबर ऑफ टाइम, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है कि वो एनओसी नहीं दे रहे, किसी वजह से आप किसी जगह जाके उनको सजाएं दिलवा सके, आप नहीं दिलवा सकते। आप जो है सिटीजन पोर्टल पे लिख दें, वहां पे लिख देंगे पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड। मतलब ऐसा भी केस हुआ है, लोग फाइलें पकड़ के खड़े होते हैं सरकारी उसमें, वो कहते हैं ये फाइल मेरे पास है, इतने पैसे लाओगे तो आगे ये फाइल यहाँ से अगली टेबल पे जाएगी लीगल वर्क के लिए। अदरवाइज आप जो है ना, हमारे पास तो इतनी फाइलें हैं, हमें कौन पूछ सकता है कि मतलब हम कौन सी फाइल मूव करें कौन सी ना करें। वो जो पता नहीं मलिक रियाज कहते हैं कि जी फाइलों को पहिए लगते हैं। भाई अब अगर एक बंदे ने अब आप मतलब जोक्स देखो ना, आप पंजाब हेल्थ कमीशन में अपना अस्पताल रजिस्टर कराना है, अब वो उसका फॉर्म पता है क्या है? उसका फॉर्म ये है कि आपके पास कितने डॉक्टर्स हैं, मतलब 30-40 डॉक्टर बताएं, कौन कौन सी मशीनें हैं जो कि एटलीस्ट 8 से 10 करोड़ की होनी चाहिए, फिर जमीन कितनी है, ये सारी है, ये सब बना हुआ है, फिर हमारा बंदा आएगा वो आके देख के आपको अप्रूवल देगा। जब आपने 20 करोड़ लगाए हुए होंगे किसी हॉस्पिटल पे और आप पंजाब हेल्थ कमीशन के पास जाते हैं कि का बंदा देखने आएगा, ठीक है, हम्म। और वो आपको अप्रूवल नहीं देता, आपके 20 करोड़ जीरो हो जाएंगे। उसको आपने इतनी पावर दी हुई है कि वो अगर आपको अप्रूवल नहीं देता तो आपके 20 करोड़ जीरो हो जाएंगे, जब तक कि आप उसको रिश्वत नहीं देंगे। तो वो रिश्वत आपसे, वो अपनी उस काम की मतलब सही काम करने की नहीं ले रहा, वो फौरन आपको कहेगा मेरे पास इतनी पावर्स हैं कि 20 करोड़ दो, ठीक है, वरना तुम्हारी ये 20, सॉरी नॉट 20, मतलब 30-40 लाख रुपए दो, वरना तुम्हारी ये जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये इसी तरह बंद रहेगी अगले 2 साल। हु विल पे फॉर दैट, हु विल कंपनसेट फॉर दिस मनी जो स्टेट ये कर रही है लोगों के साथ? फिर कहते हैं टैक्स दें। सही है, लेकिन अगर तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो अप्रूवल वाला प्रोसेस है ये हॉस्पिटल बनाने से पहले नहीं लिया जा सकता? क्योंकि अगर एक फर्ज करो इन्वेस्टर हूँ या मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अगर ये हॉस्पिटल बना रहा हूँ, जैसे तुमने कहा कि 20 करोड़ की आपने इक्विपमेंट लगाई है, तो वो लगाने से पहले अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए असूलन? कि या यही तरीका है कि आप पहले बनाओगे और फिर अप्रूवल लोगे? यार मैंने यूएई का पढ़ा था, ठीक है, इधर क्लियर है, मतलब डिफरेंट लेवल्स हैं। तो अच्छा। पहला है कॉन्सेप्चुअल स्टेज, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्टेज जब आप एक हॉस्पिटल बनाते हैं तो आप जाते हैं इनकी हेल्थ अथॉरिटी में, आप उन्हें बताते हैं मैं यहाँ अस्पताल बनाना चाह रहा हूँ, वो आपसे पूछते हैं इर्द गिर्द कितनी कम्युनिटी है, करीब कितना हॉस्पिटल है। तो गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट हैं बेसिकली आपको हेल्प करते हैं कि आपका बिजनेस आइडिया ऐसा तो नहीं है कि आप भी डूबे, ठीक है, और हम हम्म। मतलब जाहिर बात है आपके साथ 2-4 बैंक्स भी डूबे, ठीक है। तो वो आपसे उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, इफ दे आर सेटिस्फाइड तो वो आपको प्रिलिमिनरी डिजाइन की अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है। अब उस डिजाइन में वो कहते हैं आपके पास अगले 1 से 2 साल हैं, आपने जो है ना बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, ये करना है और ये करना है, ये 3 चीजें करनी है, वही जो तुम बात कर रहे हो। हम्म। तो वो जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं फिर वो आपको नेक्स्ट स्टेज देते हैं कि अगले 3 साल हैं आपके पास, अब आपके 2 साल में आपने इतने डॉक्टर्स हायर करने हैं, आपके पास ये डिपार्टमेंट जो आप सेटअप करेंगे आपका लेवल 1 सर्टिफिकेशन पे पहुंच जाएगा, अगर ये इस स्पेशलिटी के डॉक्टर और ये मशीन्स हैं, हम्म। अगर आप इससे पहुंच के इस लेवल को रीच करना है तो ये चीजें होनी चाहिए, लेवल 3 पे जाना है तो ये लीजिए। आपने वो चीजें अटैच की, आप किसी ना इंस्पेक्टर से मिले ना किसी उससे मिले, आपने ऑनलाइन भेजी, आपको ऑनलाइन अप्रूवल आई और आपकी कहानी खत्म हो गई। जो डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, यू डोंट इंटरेक्ट विद एनीवन, तो उसमें करप्शन फिर खत्म हो जाती है, ठीक है। और फिर बिजनेसमैन के लिए भी इजी है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि आज 4 लाख रुपए अचानक आके मेरे से फलां जो है ना डिपार्टमेंट जो इन्वायरमेंट एचएससी और पता नहीं पीटीए और हॉर्टिकल्चर जिसको तुमने कभी जिंदगी में नहीं देखा ना, जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वो सारे आ जाएंगे और हर सही। कोई आके अपना कार्ड पेश कर देगा कि मेरा मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा। बंदा कहता है यार ये पैसे तो मैंने पेशेंट्स और अपनी मतलब मशीनरी पे लगाने थे और मैं तो खड़ा हूँ वहीं का वहीं, इन्हीं को रिश्वतें भुगता रहा हूँ। और वो बताते हैं आपको कि यार हमारी तो मंथली कलेक्शन होती है, अगर मैंने इतनी कलेक्शन इस एरिया से नहीं की तो मुझे तो ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, ये सीन भी है।
हाँ, और अच्छा। वो कहते हैं अभी की अभी रिश्वत दें क्योंकि 6 महीने बाद हमें नहीं पता। और ऐसे भी हैं रिश्वत लेके भी जो है ना भाग जाते हैं। अच्छा, रिश्वत के भी डिफरेंट है। पहले इंस्पेक्टर आएगा, वो रिश्वत लेगा, ठीक है। फिर वो अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा असिस्टेंट डायरेक्टर को। फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करेगा, वो कहेगा वो तो रिश्वत आपने उसको दी थी। तो मैं आप कहेंगे यार उसने मतलब काम तो लीगल ही था। वो सिर्फ आया और उसने कहा जी मैं रिपोर्ट गलत लिख दूंगा अगर तुमने मुझे रिश्वत नहीं दी। तो मैंने कहा अच्छा यार तू सही लिख दी लेकिन ये पैसे ले ले, मतलब लिख दी सही। उसने लिख दी। अब उसके बाद एडी के पास गया, ऐसे एडी ने कहा वो तो उसका हिस्सा था। और अच्छा, अब असिस्टेंट डायरेक्टर ये जो है ना सारे बगैर ओनर के किसी और से बात भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन्हें ये पता है किसी और से बात करेंगे रिश्वत मांगेंगे तो थोड़ी कम मांगनी पड़ेगी ना। तो जो ओनर है जिसके स्टेक्स हैं 15-20 करोड़ के, उससे मांगेंगे तो उसकी तो वैसी बेचारा परेशान हाल होगा। तो वो जो मुंह से बोलेंगे वो देगा, नहीं देगा तो बंद करके चले जाएंगे। नहीं देंगे, नहीं करेंगे इशू लेटर्स, नहीं सही देंगे है। अप्रूवल्स। उनका हाँ। कौन सा कोई मतलब, उनका क्या स्टेक पे कुछ भी नहीं है ना, उनसे कोई हम्म। पूछता है ना उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, वो आएगा वो कहेगा अच्छा इसमें मेरी रिश्वत 1 लाख है, मेरे डायरेक्टर साहब की 2 लाख है, उसके ऊपर इनकी अगर लमसम पैकेज करना है तो ये हो जाएगा, अगर सबके साथ अलग अलग करना है तो ये हो जाएगा। और फिर अच्छा। जो पिछला रिश्वत वाला है ना जिसने सही रिपोर्ट लिखनी थी, वो रिपोर्ट अपनी मर्जी की लिखेगा और जो है ना पैसे लेके जेब में डाल के और फोन उठाना छोड़ देगा। तो इस तरह अच्छा। से मतलब सिचुएशन है। तो इट्स वेरी सही है। टफ। तो सही है। ऐसी अच्छा। सिचुएशन में क्या बेचारा नया एंटरप्रेन्योर करेगा। अच्छा, चले हमने बेसिकली हमने डिस्कस किया मतलब जॉब का भी, बिजनेस की हमने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि एक नया मतलब यंग बंदा है, ठीक है, एफएससी के पॉइंट पे है, या फर्ज करें चले बीएससी है या जो भी, अब उसको उसको किस तरह मतलब अपनी फोकस करना चाहिए? उसको बिजनेस की साइड पे फोकस करना चाहिए, जॉब की साइड पे फोकस करना चाहिए? मतलब क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए लाइफ के अंदर? और जिस तरह बिजनेस का आपने कहा बैरियर टू एंट्री जो है वो इतना हाई है, तो उस केस में फिर एक जो बिल्कुल मतलब अगर हम अज्यूम करते हैं कि जी आपके पास कई करोड़ हैं, आप उसमें से कुछ रिश्वत में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर एक बिल्कुल ही मतलब क्या कहते हैं बंदा है जिसके पास 10 लाख है, 20 लाख है, जो भी वो कुछ करना चाह रहा है, कहीं से स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो किस तरह करे? यार देखें, पहली बात तो ये है कि आपके पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है ना, कोई अच्छी, मतलब एजुकेशन से मुराद ये कि नॉट फॉर द सेक ऑफ पेपर, कि मेरे पास एक डिग्री है और अब मुझे सारे, जैसे कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि मतलब नॉलेज नॉलेज होनी अगेन चाहिए ना बेसिकली। नॉलेज होनी नॉलेज चाहिए, और स्किल्स ठीक है। होने चाहिए। नॉलेज और स्किल्स होने चाहिए हम्म। आपके पास। तो जाहिरी बात है उसमें वो डिग्री आपको हेल्प करती है फॉर अ जॉब, दैट इज बिकॉज दैट इज अ फर्स्ट प्री रेक्विजिट। क्योंकि आप जब मतलब हायरिंग कर रहे हैं तो आप, जाहिरी बात है, हाउ कैन यू मींस, मैं बिलाल को बहुत अच्छा जानता हूँ फॉर एग्जांपल, बट आई एम मीटिंग यू आफ्टर 20 years, ठीक है। हम्म। अब मैंने किसी रोल पे हायरिंग करनी है तो आई आई डोंट नो कि आपकी स्किल सेट्स जो है ना वो फॉर एग्जांपल मतलब सी लैंग्वेजेस में कैसी हैं, जावा में कैसी है, या आप जो है ना अगर एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मतलब मैं अपनी फील्ड से बात कर रहा हूँ डेल्टा वी के ऊपर, या ओविएशन के सिस्टम है, या मतलब फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या नॉलेज बिलाल की है या नहीं है। तो व्हाट इज अ क्राइटेरिया फर्स्ट? तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि यार अच्छा ये दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं या ये पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। इफ दे आर सेइंग कि इसने इंजीनियरिंग की है तो ही हैज दैट काइंड ऑफ विजडम और नॉलेज कि ही कैन डू दिस जॉब, ठीक है। तो वो आप जब मतलब हमारे यहाँ इसमें कैलकुलेट रिस्क आप मिटिगेट कर रहे होते हैं ना लाइफ में हर जगह मुख्तलिफ तरीके से। जो जो हायरिंग मैनेजर है उसने मिटिगेट कैसे करना है, उसका ये है कि बेस्ड ऑन स्टैट्स और बेस्ड ऑन एग्जाम्स
80% of the people who have BSc electrical engineer, they are good in programming Delta V. ठीक है? So what they will do when they will search for a candidate, they will search for a like candidate कि जिसने मतलब ये प्रोग्रामिंग की हो, ये डिग्री की हो और इन यूनिवर्सिटी से की हो. So you should always put preference कि आपने जो अपना कैरियर पाथ चूज किया, you should get these stamps on with you. अगर उसके लिए BSc engineering required है, you should take that. If that required MBA as well, you should go in that direction. Because वो जो कंपनी है वो ये सोच रही है that will help कि ये इसके ऊपर मुझे एक दिन लगाएंगे and he is ready to go. तो वो फिर आपको ये नहीं है कि वो 50,000 से शुरू करेंगे. They will start with 2 lakh and that is the reason because they know you can immediately deliver and you can add value. So that is one thing we need to concentrate as a people. Second thing जो मतलब जहन में आती है after education वो ये है कि which is kind of you, क्योंकि जब एक अननोन बंदा देखता है तो उसने तो डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, आपका एक्सपीरियंस, उनकी बेसिस पे एवेल्युएट करना है पर्सन इज राइट फॉर दिस जॉब और नॉट. फिर सेकंड चीज आती है कि मेरी अपनी ग्रोथ के लिए क्या इम्पोर्टेंट. तो आप हमारे यहाँ आइडियलिज्म, क्योंकि हर बंदा अपने आप को आइडियलाइज कर लेता है, तो और हम एज अ नेशन पाकिस्तानियों में बाहर भी एक मसला है कि हमारा अगर कोई पाकिस्तानी बड़े रोल पे बैठा है ना तो हम कहेंगे यार, या पाकिस्तान में तो हम कहेंगे यार इसमें ऐसा क्या है, ये सारे काम तो मैं भी करता हूँ. मतलब मैं भी डेली ईमेल्स करता हूँ, मैं भी इतना ही ज़हीन हूँ. हम ये नहीं देखते कि मैं ये चीज देखूं कि इसमें ऐसी क्या चीज है कि अल्लाह ताला ने इसको इस पोजीशन पे रखा है. देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट. ठीक है, उसने कोई किसी वो प्रोसेस से गुजरा है, वो वहां पहुंचा है. दुनिया में कोई भी बंदा बगैर वजह या हर बंदा सिफारिश, हम फौरन ब्लेम कर देंगे सिस्टम को, सिफारिश को, और उसका अब्बा बड़ा जर्नैल था तो इसलिए उसको ये नौकरियां मिल गई है, ये वो व्हाटसोएवर. हम ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करूं, या मैं अपनी कम्युनिकेशन को करूं, या मैं अपनी किसी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करूं. तो आपने जब कैरियर ग्रो करना है, यू शुड फोकस ऑन दैट. और आइडियलाइज करें. इट्स गुड टू आइडियलाइज पीपल, इट्स गुड टू आइडियलाइज सक्सेसफुल पीपल इन गुड वेज. ये नहीं कि फोटोज या छापा नहीं मार देना कि मतलब अच्छा उसकी 4 गर्लफ्रेंड है तो मैंने भी 4 गर्लफ्रेंड बनानी है. मतलब जैसे वो एलन मस्क का चल रहा है तो सबने कहना वो उसी तरह ही हमने पर्सनल लाइफ भी उसी तरह ही गुजारनी है जैसे एलन मस्क ने गुजार दी है. या मतलब बिल गेट्स की तलाक होगी इस उम्र में तो मैंने भी दे देनी है. यू शुड फॉलो इन गुड वेज कि यार उसमें उसमें क्या चीज पैशन से, क्या क्वालिटीज थी, और वो मैं अपने ऊपर वो स्टैंप्स लूं उसी तरीके से. So that is something which will help you in building your career. और फिर ये मतलब आपकी choice है, you want to do a job or a business. But I think मेरा अपना ये जाती राय है कि ये ना थ्योरीज में नहीं होती सारी चीजें. जैसे कोई भी बंदा थ्योरी में सीईओ नहीं बन सकता इमीडिएटली. ठीक है, you should mean CEO, it's not about title only, no? It's about you have to deliver at that position. You should not burn your fingers कि अगर खुदा ना खास्ता आप अपनी कंपनी खोलते हैं and you can't deliver as a CEO in your own company, what will happen? It will collapse. It would be a disaster for 10,000 people. तो आप उसी एंगल से सोचें कि यार मैंने अगर सीईओ अपनी कंपनी का बनना है या किसी की कंपनी का बनना है, तो मेरे में ये ट्रेड्स होने चाहिए. अगर मैं अपनी कंपनी के लिए बिजनेस नहीं ला सक रहा, मैं ये नहीं देख पा रहा कि उसकी मार्केटिंग क्या है, उसके फाइनेंशियल्स किधर खड़े हैं, और मैं कहूँ यार मैं तो जो है ना पूरा पीएलसी प्रोग्राम कर लेता हूँ आधे घंटे में, और फिर भी मुझे जो है ना सीईओ नहीं बना रहे, तो सॉरी, वी आर समवेयर लैकिंग समथिंग. तो ये दूसरी चीज है कि आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है. एंड फॉर गॉड सेक ऐसे टारगेट्स नहीं रखने कि 1 महीने में मैंने नेटवर्किंग स्किल्स बना लेनी है और अगले 1 महीने में कम्युनिकेशन स्किल्स बना लूंगा, या 3 दिन एक किताब पढ़ लिया अब मैं कम्युनिकेशन का चैंपियन हो गया हूँ. ठीक है, ये जितने लोग हैं
इनको years लगे हैं. You should put 1 or 2 skill in a year. आपने ये अपनी थोड़ा कोई सा टेक्निकल करनी है. ये थोड़ा सा हाँ. हमारे माइंडसेट में भी मेरे ख्याल में इनग्रेन्ड है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं हर चीज़ में। और इस ये मतलब सक्सेस में भी, जॉब में भी, बिजनेस में भी, इन्वेस्टमेंट में भी, हर चीज़ में मेरे ख्याल में हम कहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी हो जाए। अब ये जो तुम बात कर रहे हो स्किल्स वाली, ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये ओवर द इयर्स डेवलप होते हैं। आप हम्म. मतलब डिफरेंट, मतलब अगर आप सेम जॉब रोल में भी हो, आप मतलब देखते हो, जिस तरह तुम बात कर रहे थे कि मतलब एक और बंदा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, आप कहते हो मैं भी ये काम कर रहा हूँ तो ये क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो उसमें इवन अगर आप वो सेम काम भी कर रहे हो तो विद इन द कंपनी जो है वो आपको अपना काम सेल भी करना आना चाहिए। मतलब आप अपना, That's true. अगर अगर फर्ज करो आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसने भी वो प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है, लेकिन उसने टीम को एक ईमेल लिखी, उसने कहा ये देखो मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ये इशू था, ये इसका सोल्यूशन था, ये मैंने किया, ये अब सॉल्व हो गया। आपने वो ईमेल नहीं की, बैकग्राउंड पे आपने वो प्रॉब्लम आपने भी उसी तरह का उससे मिलता जुलता सॉल्व कर दिया, लेकिन टीम में किसी को पता ही नहीं कि आपने ये काम किया है। तो जाहिर सी बात है आप किसी की नज़र में भी नहीं आओगे। जब नज़र में नहीं आओगे तो प्रमोशन भी नहीं होगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप मतलब आहिस्ता आहिस्ता सीखते हो ओवर टाइम। नेटवर्किंग, टीम के अंदर, सॉफ्ट स्किल्स, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। और मतलब एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मतलब अगर फेलियर है किसी चीज़ के अंदर तो ये जो है ये बुरी बात है। तो ये जो है इसको मतलब मुझे, ये तो ये काम नहीं चल रहा तो ये काम खराब हो गया। लेकिन हो सकता है कि वो भी मतलब एक डिजायर्ड रिजल्ट हो। जिस तरह अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो वो ना मतलब हम जो मतलब मकसद था, आपने एक गेन लेना है ना, मतलब आपने जो पहले अगर फर्ज करो ये सीलिंग है, आप कहते हो इससे बेहतर होना चाहिए, लेकिन जो हम टेक्निक लगा रहे थे तो उससे वो उल्टा मजीद खराब हो रहा था। ठीक है, तो मैंने बड़े 2-3 हफ्ते मैंने मजीद लगाए उसके ऊपर, जितने मतलब मैं पहले रिजल्ट मेरे पास आ चुका था, 2-3 हफ्ते मैंने मजीद लगाए। मैंने कहा यार ये खराब क्यों आ रहा है ना। तो उसके बाद मैंने कहा यार अब ये तो चल ही नहीं रही ना ये वाली टेक्निक। मैंने अपने उससे बात की, अपने सुपरवाइजर से, मैंने कहा यार ये तो टेक्निक चल नहीं रही। तो उसने कहा कि ये भी तो एक रिजल्ट है ना। ये रिजल्ट ये है कि अगर आप इस काम को इस तरह करोगे तो ये नुकसानदेह है, ये एक रिजल्ट है। हम्म. ठीक है। तो हम्म. और यही इस बात का रिजल्ट है, मतलब जो तुम एनालाइज कर रहे थे, तो उससे हमें ये पता चला कि ये काम जो है अगर इस तरह करेंगे तो इसका फायदा नहीं उल्टा नुकसान है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो That's true. अब इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं, हम कहते हैं नहीं यार अब ये मैं जुगाड़ लगा रहा था, ये तरीका मैं कर रहा था, अब ये चलना चाहिए, उसी पे आप 6 महीने लगे रहो, बजाय कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि अच्छा ये भी एक रिजल्ट है, या इस तरह मतलब डिफरेंट लाइट में देखो ना चीज़ों को। तो अगर अच्छा, अगर हम आगे चलें तो मेरे ख्याल में मतलब जिस तरह हम बात कर रहे थे, तो बेसिक एजुकेशन जो है वो लाजमी है। इवन अगर आपने बिजनेस भी करना है तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट आपको बैचलर्स तो करना चाहिए। तो अगर उसमें हम अगर देखें तो जो मुझे एक इशू नज़र आता है पाकिस्तान में, जो कि पर्सनली मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, वो ये है कि काउंसलिंग नहीं होती, करियर काउंसलिंग। मतलब अगर हम यूएस में देखें, बाहर के मुल्कों में देखें, तो नॉर्मली जब आप एफएससी के टाइम पे होते हो तो आपके इवन आपके कॉलेज में, स्कूल में एक करियर काउंसलर होता है। आप उसके पास जाते हो, आप उससे डिस्कस करते हो कि जी मैंने ये बनना है या मुझे इस चीज़ का शौक है तो मुझे क्या करना चाहिए। पाकिस्तान में ये इशू है कि जी हर किसी ने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। और नॉर्मली जब इंजीनियर भी बनते हैं तो जो मेरिट आ गया उस पर बन जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज को कैसे गेज करें कि अगर आपका इस चीज में इंटरेस्ट है, मतलब अगर यूथ यूथ से हम यूथ की हम बात करें कि जी अगर फर्ज करो आपको गाड़ियां पसंद है तो आपको कौन सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, ये जो गाइडेंस है ये किस तरह आएगी। यार वो ऐसे ही है. देखें, दो चीजों से आती हैं. मतलब एक तो डेफिनेटली आपने जो बताया कैरियर काउंसलिंग सेशंस हो, और उसमें आप ऐसे लोगों के साथ बैठे जिनका ब्रॉडर एक्सपोजर हो. मसला ये है कि पाकिस्तान में समहाउ ये जो आपने डॉक्टर इंजीनियर्स की बात की, ये भी वन ऑफ द वे है कि कैरियर काउंसलिंग ही है कि यार यही बेस्ट पाथ है. डॉक्टर बन जाओगे तो मतलब एक दिस लेवल आपका स्टेटस लाइफ का यहाँ हो जाएगा, और अगर आप नहीं बने तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे.
इस असल में ना हमारे, क्योंकि हम कुछ ऐसे 50-60 इयर्स हम इंडिपेंडेंस हो तो गए हैं, लेकिन दिमागी तौर पे ना हम इंडिपेंडेंट हुए नहीं हैं। द रीजन इज के उस वक्त से लेके अब तक हम यही सोचते रहे हैं कि जैसे गोरा कर रहा था ना वो बिल्कुल ठीक कर रहा था, और वही कैलकुलेशंस का एक ही तरीका है कि वही चीजें रिपीट करते रहे, वही मिस्टेक्स, वही जो आपके एक सुपरवाइजर ने कहा कि एक मिस्टेक की है तो वो दोबारा नहीं करनी, ये भी एक लर्निंग है। हमारे यहाँ ये लर्निंग है ही नहीं। हम्म। हमने जो मर्जी हो जाए, हमने प्रॉपर्टी में ही पैसे डालने हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले मतलब रेगुलर रिटर्न्स है, विच मेक सेंस आल्सो। बट इसी तरह इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है। अब इंजीनियर्स का आपको पता है देयर इज अ लॉट चैलेंज नाउ मार्केट में। रीजन क्या है कि सब डिग्रियां यूनिवर्सिटीज बहुत हो गई हैं, और आगे हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम कहीं खड़े नहीं हैं, और कैरियर पाथ में, और कोई भी बंदा एज एन एंटरप्रेन्योर स्किल सेट के तौर पे इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रहा, सब नौकरी लेने के लिए करना चाह रहे हैं। देयर इज नो हार्म इन गेटिंग फॉर अ जॉब, बट यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग इन योर लाइफ, कि आप जॉब के लिए इंजीनियरिंग करें या अपने एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के लिए, आपने दोनों जगह पे वैल्यू ऐड करनी है। और हम्म। वैल्यू ऐड आप तब करेंगे जब आपके पास स्किल सेट होगा। अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आप दोनों जगह फेल होंगे। सही तो है। इस दूसरा चीज के ऊपर हमें डेवलप करना चाहिए, मेरा अपना जाती ये राय है कैरियर सही है। काउंसलिंग में। बाकी जहां तक आपका क्वेश्चन है कि जी अगर किसी का इंटरेस्ट है, अब दूसरा वे क्या है जो कि मतलब बहुत सी वेस्टर्न उसमें ये होता है, मेरा ये ख्याल है कि आप एक बेसिक एजुकेशन लें, ठीक है। बेसिक एजुकेशन के बाद मे बी आई एम रॉन्ग कि आप ना मार्केट में जाएं, और जो आपके इंटरेस्ट है ना उसके हिसाब से चीजें एक्सप्लोर करके देखें। कई दफा होता है कि मतलब आपको लाइफ में इंटरेस्ट तो बहुत होता है उस चीज में, लेकिन उसका पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है, या मार्केट उसको जो है ना उस तरह से पे बैक नहीं कर रही होती। तो आपने दोनों चीजों को, फिर उसको आप हॉबी बना लें और प्रोफेशन थोड़ा डिफरेंट करें। हम्म। अगर जो है ना वो मतलब इफ यू थिंक यू कैन मेक इट वायबल टू द प्लेस कि वो वहां तक हो सकता है, तो आप फिर उसको एज अ प्रोफेशन ले। जाहिर बात है एक्सीलेंस तो तभी होती है जब आपके अंदर से वो मोटिवेशन आए। जैसे मतलब आई यूज्ड टू जोक विद माय वाइफ कि रात के 2 बजे भी मुझे कोई हॉस्पिटल के काम के लिए उठाए ना, तो आई कैन वेक अप एंड आई कैन वर्क ऑन इट। सही तो बात है। दैट्स वो माय तो पैशन। वो मतलब बड़ी पते की बात है, क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं जिस तरह इलॉन मस्क के साथ या zuckerberg के साथ या जो भी, तो वहां पे बात ये आ जाती है कि उसने ये किया, मतलब उसने फर्ज करो फेसबुक बना लिया या उसने ईवीज की कंपनी बना ली है जो भी, और उसके बाद वो इतना सक्सेसफुल हो गया। लेकिन उसमें एक चीज जो वही तुम्हारी वाली बात है मैं ऐड करूंगा कि वो उस लेवल तक तब पहुंचते हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक्सट्रीमली पैशनेट होते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ, अगर मतलब इस चीज में भी बुराई नहीं है कि अगर आप कहो कि जी आप एक जॉब करते हो इसलिए कि जी यू हैव टू पे द बिल्स, ठीक है, लेकिन आप उसमें कोई बुराई नहीं, आप जाएं, आप जॉब करें, 9 to 5 अपना करें, जो आपका जॉब के टास्क हैं आप उसको कंप्लीट करें और आप वापस घर आ जाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उसमें फिर ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप उस कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। जब तक आप उस चीज के लिए पैशनेट नहीं होंगे आप एक्सेल नहीं करेंगे। और अगर आप पैशनेट हैं और मतलब तो फिर ही आप आगे जाएंगे। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी कि फलां जो बंदा था मेरा दोस्त था, उसने जो है ना वो मुर्गियां पाल ली हैं और उसका फार्म बड़ा फिट जा रहा है तो मैं भी मुर्गियां पाल लेता हूँ। अगर आपको मुर्गियां पसंद नहीं है, अगर आपको मुर्गियों की बिठों से डील करने का शौक नहीं है, या वो जो फीड की स्मेल है वो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसमें एक्सेल नहीं करेंगे। फिर आपको पैशन चाहिए। इवन मतलब मुर्गियों का फार्म वाला भी तभी सक्सेसफुल होगा जब वो मुर्गियों के बारे में पैशनेट होगा। ये एक चीज है मेरे ख्याल में जो लोग मतलब कंसिडर नहीं करते। लोग ये कहते हैं कि अच्छा वो बंदा सक्सेसफुल है, उसका क्या फॉर्मूला था, मैं भी वही करूं तो शायद मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। छापा तो लगाते हैं ना हम, हाँ। जैसे यूनिवर्सिटियों में छापा लगाते हैं, हमारे यहाँ हाँ। एक ही आइडिया है कि हमने इनोवेटिव नहीं होना, अपना कैरियर पाथ खुद नहीं बनाना। तो हम छापा लगाने के लिए ना
इजी सोल्यूशन समझते हैं। अच्छा वो फलां का छापा बड़ा मशहूर है, वो एज इट इज रटा रटो, पेपर में जाके 2 नंबर भी पूरे आ जाएंगे। हाँ, तो इसी तरह है। थिंग हमने थोड़ा सा वी हैव टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि एवरीबडी इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, एवरीबडी कैरियर इज यूनिक, और आपने अपने कैरियर को खुद ओन करना है। आपने कभी किसी को ब्लेम नहीं करना कि मेरे बॉस का ये मसला था। यू हैव टू मैनेज योर बॉसेस आइदर गुड और बैड। हम्म। ठीक है, यू हैव टू मैनेज योर फैमिली आइदर गुड और बैड। ठीक है, तो उस लिहाज से आप जब तक अपने ओनरशिप नहीं लेंगे अपने चीजों की, और देखें किसी हद तक हमें रियलिस्टिक भी होना है फाइनेंशियली। मतलब सीधी सी बात है, फेसबुक जकरबर्ग से पहले भी ऑर्किड बना या किसी और बना, ऑर्किड था, उसने माई स्पेस उसने था। उसकी माई स्पेस था, मैं। खत्म हो गए ना किसी हम्म। हद तक। क्यों खत्म हो गए? बिकॉज फाइनेंशियली वायबल नहीं थे। पैशन जरूर होना चाहिए, लेकिन उस पैशन को फाइनेंशियली वायबल भी होना चाहिए। हाँ, ये मतलब बात भी एलन सही है। मस्क भी स्पेस एक्स से कितना पैसा कमा रहा है ना, उसने नासा का बेड़ा गर्क कर दिया है। मतलब ही कम विद अ फाइनेंशियल मॉडल, नॉट सिर्फ के रॉकेट का डिजाइन बना के खड़ा हो गया और उसने कहा उन मेरे से जो रॉकेट नहीं ले रहा वो काफिर है, या वो जो है ना यहूदी साजिश है। ऐसा तो नहीं किया उसने। ही सेल फाइनेंशियल हिज आइडिया फाइनेंशियल टू द मॉडल तो पीपल। फाइनेंशियल मॉडल तो वाकई इंपॉर्टेंट है। जिस तरह गूगल को देख लें, गूगल अच्छा सर्च इंजन भी था, लेकिन वो एडसेंस लेके आए तो वो एज अ कंपनी भी ग्रो किया उन्होंने, और उनके बिजनेस ने भी ग्रो किया, क्योंकि लोगों को पता था हम यहाँ ऐड चलाएंगे, इनका सर्च इंजन अच्छा है तो लोग हमारा ऐड देखेंगे भी सही। उससे पहले जो सर्च इंजन थे उसमें इस तरह का इशू, मतलब वो बिजनेस मॉडल नहीं था। बिजनेस मॉडल तो आपको हमेशा चाहिए सक्सेस के लिए। देखिए मैं एक बुक इसकी पढ़ रहा था, आई थिंक बायोग्राफी थी इसकी, ये जो अपनी जैक मा नहीं है, जैक मा हाँ। फेमस अली बाबा वाला जो है। हम्म। तो ही इज एन इंग्लिश टीचर। ठीक है, अब अगर हमारे जैसे मतलब वो जो वही वाली जो कैरियर काउंसलर होते हैं, तो वो कहते हैं कि इंग्लिश टीचर एक क्लाउड अली पे का ही वो फाइनेंशियल सिस्टम ओन करता है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, अली पे के नाम से। उसके पास अली बाबा है, विच इज एवरीबडीज नोज दैट। उसके अलावा उसकी और जैसे दराज टाइप स्टोर्स हैं उसके, वहाँ पे ब्रांडेड स्टोर्स भी हैं और वो भी हैं। ठीक है, दोनों उसने बनाए हैं। तो और एआई अगर के ऊपर भी आप हमारे साथ, काफी ज्यादा रिसर्च है उनकी, एआई के ऊपर। एआई के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च है, लेकिन अब आप अगर हमारी लॉजिक के हिसाब से देखें तो वो तो एक इंग्लिश टीचर था। तो मैंने उसकी पूरी बुक में एक चीज एनालाइज की कि ही वर्क ऑन हिज स्ट्रेंथ्स। उसकी स्ट्रेंथ जो है ना प्रोग्रामिंग नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथ नेटवर्किंग थी। वो चाइनीज गवर्नमेंट से क्लोज कोलैबोरेशंस में रहा। ठीक है, उसने जो शुरू में मतलब आई रिमेम्बर उसकी बुक में था कि वो कोई अमीर आदमी भी नहीं था, गरीब सी फैमिली से था। एंड ही रिमेन अ टूरिस्ट गाइड फॉर सम ईयर। टूरिस्ट गाइड के तौर पे, क्योंकि चाइना में बहुत कम लोगों को अंग्रेजी आती थी, उसे अंग्रेजी आती थी उस दौर में। तो उसने इंग्लिश सीखी और जो है ना वो उस बंदे से, उस बंदे के एक टूरिस्ट आया ऑस्ट्रेलियन या पता नहीं न्यूजीलैंडर, आई फॉरगेट लिटिल बिट। तो वो कहते हैं वो उसकी चाइना पहुंचा, तो इसने उसको पूरा रास्ता दिखाया और उसको अपना बाबा अब्बा बना लिया। सीरियसली अब्बा बना लिया। और उसके हम्म। बच्चे को खत लिखता था क्योंकि अमीर आदमी था। उसने उससे रिलेशनशिप बनाया, और जब रिलेशनशिप बन गया तो उसने उसको यूज किया, उससे उसने फ्री का, उसके बेटे ने जो मतलब एज अ टूरिस्ट गाइड आया था, उससे इतनी दोस्ती की कि उस ऑस्ट्रेलिया से उसने टिकट भेजा कि तू आ और आके ऑस्ट्रेलिया घूम ले हमारे पैसों में। अच्छा। ठीक है, तो दैट वाज अ स्टोरी कि आप देखें उसकी नेटवर्किंग स्किल्स उस लेवल पे, व्हेन ही वाज लाइक 17 18, ही वाज स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग इन इट। हम तो कहते हैं हमारे अब्बे के ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं कि उसने जो है ना एजुकेशन से लेके हर चीज जो है ना उसने फाइनेंस करनी है, नौकरी भी उसी ने लगवानी है, नौकरी के बाद जो है ना सारी चीजें उसी की हैं। और ये एक जो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में गैप है, वो ये है कि हम 30 तक बिल्कुल पैम्पर्ड होते हैं, और जब खुदा न खास्ता आपके पेरेंट्स में से कोई ऊपर से मूव होता है
या आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपके ऊपर ओले गिरते हैं तो आप घबरा ही जाते हैं, आपको लगता है वर्ल्ड है ही अनफेयर। उसी की हम्म। एक स्टोरी है कि उसकी इंग्लिश स्किल्स थी, उसने चाइनीज गवर्नमेंट को सेल की, और एक कोई अमेरिकन छोटी सी कंपनी थी, उसने क्या किया, एक सड़कों का ठेका लिया वहां पे। तो वो जो ठेकेदार था वो भाग गया, अपने अमेरिका चला गया। तो वो कहते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट को एक इंग्लिश स्पीकिंग बंदा चाहिए था। उसने अपने आप को सेल किया, अगेन अगेन हिज इंग्लिश स्किल्स उसने सेल की। उन्होंने उसे अमेरिका भेज दिया उसको ना, कि वो जो कंपनी, अब होता ये है कि अमेरिका इज ह्यूज, तो उसने वहां उसे ढूंढा शूंढा, पहुंचा उसके पास। अब हम यहाँ बात करेंगे फेयरनेस और अनफेयरनेस की ना, कि कई दफा आपकी लाइफ में चैलेंज आते हैं जहां पे आपको लग रहा होता है कि अनफेयर है ये, हम्म। बट यू कैन नॉट रन इट फ्रॉम देयर, यू हैव टू मेक अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम देयर। तो हम्म। उसने जो है ना, येलो पेजेस की जो स्टोरी है, जो चाइना का येलो पेज उसने किस तरह बनाया, वो कहता है कि मैं उसके पास गया, उसने मुझे बंद कर दिया कमरे में, और बाहर वो गन लेके बैठ गया कि अच्छा। तुम आए हो और मैं मार दूंगा। और कहते हैं चाइना में था कि इतनी बड़ी अमेरिकन कंपनी है, वहां जाके देखा तो कोई थी ही नहीं कंपनी। अब कहता है अच्छा, मैं ना कोई एम्बेसी को स्कैम फोन कर सकूं। स्कैम कंपनी थी या इस तरह कुछ चक्कर था? कैम कंपनी थी कुछ अच्छा। इस तरह का ना। और उसने मुझे अपनी ऊपर वाली मंजिल में बंद कर दिया। रोशनदान से वो कहते हैं भागा, या जो भी स्टोरी थी, भाग भूग के साथ ही कोई ना एग्जीबिशन हो रहा था, जिसमें वो इंटरनेट और ये, उस टाइम वो कहते हैं एक एक पेज की, 90s की बात है ये स्टोरी। तो कहता है ये उधर घुस गया, इसने वहां पे बिजनेस डील की उस बंदे से, गया था चाइनीज कंपनी के काम में। अब वो आके मतलब चाइनीज एम्बेसी में पेश हो जाता फौरन ही, और कह देता भाई मेरा टीए दे दो, काम तो हुआ नहीं, वो बंदा मैनू मार दे, मैनू उन घर छोड़ाओ। ठीक है, मुझे हम्म। अम्मी याद आ रही है। लेकिन उसने कहा यार मैं अमेरिका आया हूँ, लेट मी एक्सप्लोर द वर्ल्ड, लेट मी फाइंड एन अपॉर्चुनिटी है। तो उसने उधर ना उस बंदे को स्टोरी डाली, जो भी डाली, देखें यू शुड बी रैशनल इन योर लॉजिक, नथिंग इज राइट और रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, आपने लोगों को स्टोरी से कन्विंस करना है। तो वो जो है ना, उसने उसको स्टोरी डाली कि आप जो है ना मुझे ये इस तरह येलो पेजेस चाइनीज मुझे दें, और मैं वहां पे जाके इसको होस्ट करूंगा, और वट एवर द आउटकम यू विल गेट इट। कहता है वो वहां पे उसने सोल्ड कर लिया, जिस बंदे का छोटा मोटा सर्वर था क्या था जो भी स्टे थी, मुझे एग्जैक्टली अब, क्योंकि मैंने बुक काफी अर्सा पहले पढ़ी थी, एग्जैक्टली नहीं स्टोरी याद, लेकिन मे बी आई एम लिटिल बिट रॉन्ग। तो वो जब वहाँ आया, और उसने चाइनीज जो इनका इंडस्ट्रियल एरिया था वहां जाके उसने कहा अमेरिका में जिसने लिस्ट डाउन होना है वो मेरे पेजेस पे लिस्ट हो जाए। इट वॉज टोटली डिजास्टर। उसने 10-15 बंदे हायर किए, उन्होंने येलो पेजेस के ऊपर जो है ना नाम लिखना शुरू किया सारी कंपनियों के। किसी को कोई उसे कोई ऑर्डर नहीं मिले, 1-2 साल कंपनी कोलैप्स हो गई। अच्छा। और कहते हैं कि जब ये बिल्कुल एंड पे था, तो उन दिनों ना कोई एग्जीबिशन, कोई टूरिज्म या इस तरह का कुछ हुआ जिसमें होटल्स की बुकिंग होनी थी। तो अचानक जो है ना इसको एक कॉल आई, किसी एक होटल की, यूएस से किसी बंदे ने आना था, उसने इंटरनेट पे सर्च किया कि होटल चाहिए, और वहां से जो है ना सिचुएशन एकदम से चेंज होना शुरू हुई इसके लिए। लेकिन ही वाज नथिंग टिल 2003 और 4 और समथिंग लाइक दैट। फिर उसे उस कॉन्सेप्ट को लेता लेता, जब उसने एक एक बंदे को मिलाया होटल पे, फिर इसने कहा नहीं मैं और लोगों को मिलाता हूँ और मिलाता हूँ। तो ही फाइंड अ गैप कि यार मेरी स्किल सेट है इंग्लिश, मेरी स्किल सेट है नेटवर्किंग, मेरी स्किल सेट है रिलेशनशिप, मेरे मुझे नई प्रोग्रामिंग आती। उसने बंदे हायर किए, और जिस बंदे ने किताब लिखी वो कहता है मैंने मतलब अपॉर्चुनिटी लूज की उस टाइम। उसने मुझे शेयर्स ऑफर किए कि तुम कंपनी के शेयर ले लो, जो कि 8 से 9,000 $9,000 है, बट यू आर अ वेरी अमेरिकन था वो बंदा भी। तो लेकिन तुम ना मेरी कंपनी के लोगों को मतलब कंसल्टेशन दो कि हम बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। कहता मैंने सोचा ये छोटी चुन्नी मुन्नी कंपनी, इसके शेयर जो 8-9 हज़ार डॉलर के मैंने लेके, मैं कहा नहीं मुझे पैसे ही दो, मैं नहीं सही लेता। है। सही है। शॉर्ट टर्म सोचा, ठीक है। हम्म। और वो कहता है अगर मैं उस टाइम वो ले लेता, तो आज जब मैंने ये मतलब जब उसने उसको प्रिंट वो की पब्लिश की बुक,
तो कहते हैं इट वाज अप्रोक्सीमेटली $2 million। अच्छा, इसकी इसकी तो मैंने ऑपोजिट अपनी इसकी ऑपोजिट स्टोरी भी है एक वैसे। फेसबुक हाँ ने जब अपना नया हेडक्वार्टर बनाया था तो उन्होंने एक आर्टिस्ट को हायर किया कि वो जो मेन वॉल थी ना जब आप एंटर होते हो बिल्डिंग में, उसके हम्म ऊपर वो ग्राफिटी करनी थी। तो उन्होंने उसको कहा कि या तो शेयर ले लो या फिर पता नहीं उसको $80,000 या इस तरह कुछ ऑफर किए थे उन्होंने उस टाइम पे ना उस टास्क के लिए। उसने शेयर ले लिए तो वो अभी शेयर से है, वो मल्टी मिलियनर है वो बंदा उन शेयर्स की वजह से। तो तो राइट सही है। चॉइसेस एट द राइट टाइम। हाँ सही। अच्छा, अगर समराइज करें तो बेसिकली मतलब अपने स्किल सेट के ऊपर काम करें, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करें, और फिर एक निश ढूंढें। ठीक है, मतलब अगर आपने बिजनेस करना है, यूट्यूब चैनल बनाना है, जो भी, अपनी निश ढूंढें, एक अपना एक गैप ढूंढें जिसके अंदर आप जो है एक्सेल कर सकते हैं। तो यही है मेरे ख्याल में समरी। तो दैट्स ट्रू, अगर अच्छा, दैट्स हाँ अच्छा, मेरे ख्याल हम तो बातें करते रहे, हम तो दोस्त हैं, हम तो काफी देर तक लगे रहेंगे बातें करते। थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा रैप अप करते हैं। तो रैप अप करने से पहले मैं दो थोड़े से फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक क्वेश्चन तो ये है कि तुम्हारी नजर में अगर मतलब तुम कहो कि एक फुलफिल्ड लाइफ तुमने गुजारी, तो फुलफिल्ड लाइफ की जो है वो क्या एग्जाम्पल होगी? मतलब तुम्हारी, मतलब लोग, आज के लोगों का माइंडसेट ये बन गया ना, पैसा कमाना है, अमीर होना है, मैं अमीर हूँगा तो मेरी लाइफ सेट है। लेकिन मतलब अगर आप ये कहो कि जी, अगर आप एट द एंड ऑफ योर लाइफ अगर आप अपनी लाइफ को एनालाइज करो और आप कहो कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ जो मैंने जिंदगी गुजारी, तो वो फुलफिल्ड लाइफ जो है वो क्या होगी तुम्हारी नजर में? या देखें इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव है हर बंदे का चीजें देखने का। लेकिन मेरा ये है कि हलाल तरीके से आपने जो कमाया है, थोड़ा कमाया है ज्यादा कमाया है, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो जो आपको सुकून उससे मिलेगा आपको या आपकी फैमिली को, वो किसी और चीज से नहीं मिलेगा। सो दैट इज माय वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर। और जो आपने कहा है कि जी आजकल जैसे एक ट्रेंड हो गया है, अनफॉर्चुनेट है कि हम, मतलब आई नो मैनी पीपल हु आर डूइंग करप्शन डे एंड नाइट टू, ताकि दो कोठियां और चार प्लॉट और डाल लें। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा सबको, मतलब एज अ सोसाइटी, कि यार देखें आपके पास कोई ड्राइवर है, कुक है, इफ ही अगर वो हलाल तरीके से काम कर रहा है ना और आप डिजर्व कर रहे हैं, तो यू आर पेइंग। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया गलती से, मिथ है कि हम समझते हैं ज़रख़रीद गुलाम बन गया वो ना, हम्म। मतलब हम उस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं कि इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इसने जवाब दे दिया या ये दे। तो हमें ना उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए वो जो सर्विसेज दे रहा है आप उसको उसके पैसे दे रहे हैं, तो ना आपका उस पे एहसान है ना उसका आप पे एहसान है। बट इट्स अ गुड, यू शुड मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। और अगर वो हलाल तरीके से पैसे कमा रहा है, चाहे वो 2 रुपए कमा रहा है या वो 10 रुपए कमा रहा है, तो आप उस बंदे को उतनी ही रिस्पेक्ट दें, बल्कि ज्यादा रिस्पेक्ट दें जो एज कंपेयर टू ज्यादा कमा रहा है उससे, क्योंकि वो उन चीजों के साथ फैद पोश होके वो चीजें सारी, मतलब गैदर कर रहा है। सेकंड ये है कि जो लोग आखिर ये ईमान का आखिरी लेवल है, ऑल्दो मैं मौलवी बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब मैं मतलब उस पे हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है सिंपल कि जो बंदा हराम कमा रहा है, चाहे वो 22वें ग्रेड का चीफ जस्टिस हो या वो 22वें ग्रेड का कोई कमिश्नर हो, या वो मेरी तरफ से एमएनए हो, एमपी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, hate them from your heart, don't give them respect, बिकॉज इसी तरह हम मॉरली इस सोसाइटी को दोबारा कम बैक कर सकते हैं, इस कंट्री को ओन बैक कर सकते हैं। और ये ना सोचें कभी भी कि आप सदा अमीर ही रहेंगे या आपकी अगली 7 जनरेशन्स के ऊपर। हमारे यहाँ ना, जैसे मैं कोरोना के दिनों में एक चीज सीखी रैपिंग रही उसमें लोग ये समझते हैं पाकिस्तान में कि जो है कोरोना और सारी बीमारियां गरीबों के लिए हैं, तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता क्योंकि मैं अमीर हूँ। या मतलब हमने ये सोच लिया, एक
एक है ना, मैं मतलब कि ये डिसेबिलिटी मुझ में नहीं आ सकती क्योंकि मैं अमीर हूँ। पता नहीं हमारा कुछ ब्रॉटअप इस तरह से होता है, क्योंकि जाहिर बात है जो अच्छी फैमिलीज में ग्रो करते हैं लोग, उनको ये लगता है। लेकिन जब आप सोसाइटी को, वेस्ट को देखते हैं ना, तो उन्होंने ये जो ओल्ड हाउसेस बनाए हुए हैं या जो ऑर्फन हाउसेस हैं, उनकी स्कूलिंग है, उनके बच्चों की स्कूलिंग है, वो सारी स्टेट ने उन लोगों की ली हुई है जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनके शायद कभी कोई माँ बाप बहुत रिच भी होते हो। और क्योंकि वहां पे हाई डेथ टैक्स है, मतलब वो अच्छी खासी प्रॉपर्टी स्टेट ले लेती है, तो हर बंदे को ये होता है कि मेरी अगली नस्ल गरीब भी हो सकती है। तो भाई जरा ऐसे कानून बनाए जिसमें गरीब और अमीर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। हमारे यहाँ मतलब मसला ये बहुत बड़ा है कि जो अमीर है वो समझते हैं कि शायद मेरी अगली 10 जनरेशन गरीब हो ही नहीं सकती, और वो कभी नहीं सोचते कि एक गरीब आदमी कैसे गुजारता है। तो मेरा ख्याल है मॉरल वैल्यूज अगर हम हाई करते हैं और मॉरल वैल्यूज के हिसाब से रिस्पेक्ट दें लोगों को, और लोगों को देखें, हर बंदा जो 22वें ग्रेड का है वो अपने काम की तनख्वाह ले रहा है, ही शुड गेट दैट, ही शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेबल एज कम्पेयर टू आपके घर में कोई सर्वेंट है। तो गिव देम राइट्स एंड गिव देम रिस्पेक्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग मेरे ख्याल में जो जितने भी ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, थोड़ा सा माइंडसेट इस तरह का है कि ये एक लेवल नीचे है। मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम्म। मतलब माइंडसेट इस तरह का है जिस तरह, मतलब अगर हम गोरों को देखें तो इनके यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जी जब बच्चे हाई स्कूल में होते हैं तो वो कोई पेट्रोल पंप पे काम करता है, कोई मैकडोनल्ड्स में काम करता है, तो वो जो उनकी समर ब्रेक होती है या वैसे भी, तो वो अपने पैसे खुद से अर्न करते हैं। तो उस केस में नॉर्मली ये बात नहीं होती कि जी उनके माँ बाप गरीब हैं या उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसका आइडिया बेसिकली ये होता है कि उनको समझ आए कि पैसे बनते कैसे हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट आए पैसे की। और वो इवन मतलब कोई बहुत ही बिगड़े हुए हैं, कोई बहुत ही कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा अमीर हैं या बिगड़े हुए लोग हैं, वो शायद ना करते हों, लेकिन जो नॉर्मली मेरे ख्याल में अपर मिडिल क्लास, तो वो सारे ये करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि यार ये तो वेटर है, ये तो मतलब ओए ये तो बात सुन इधर आ, हैं, इस तरह करके हम्म। बुला रहे होते हैं। मतलब कोई तमीज ही नहीं है, गरम रोटी लेके आई है क्या ठंडी लेके आ गया। मतलब वो अब मतलब जो पिछले दिनों मैं एक वो हेडलाइन भी देख रहा था कि वो जो बाइनेंस का जो सीईओ है, सीजी चेंगपेंग जाओ, तो वो जो है वो पता नहीं उसकी नेटवर्थ 98 बिलियन समथिंग होगी है। तो अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस देखो ना, तो उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी सीईओ ऑफ बाइनेंस इज नाउ वर्थ 98 बिलियन वट एवर, या बाइनेंस नाउ राइजेस इन जो भी, ठीक है। हम्म। इंडियन न्यूज़पेपर की जो थी हेडलाइन, वो ये थी, एक्स मैकडोनल्ड वर्कर नाउ वर्थ 98 बिलियन। तो अब उसमें उसमें अगर आप उसकी चैंगपेंग जाओ की स्टोरी देखो, तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर था, और वो इन पर्टिकुलर जो ट्रेडिंग के अंदर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, फाइनेंस के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, उनके ऊपर काम कर रहा था 4-5 साल से। ठीक है, उसके बाद वो अपने किसी दोस्तों से मिला, कोई पोकर गेम खेल रहा था जो भी, तो किसी दोस्त ने उसको बिटकॉइन से इंट्रोड्यूस कराया। जब उसने फिर बिटकॉइन को पढ़ा, उसने देखा, तो उसने कहा कि ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तो इधर है। उसने मतलब वो रियलाइज किया, और फिर उसने उसके ऊपर हम्म। इन्वेस्ट किया, और उसने उसके पास वो स्किल था ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाने का, कि उसने फिर वो बाइनेंस बनाने का सोचा। लेकिन ये उस आर्टिकल में नहीं लिखा, उस आर्टिकल में लिखा एक्स मैकडोनल्ड्स वर्कर। तो वो माइंडसेट इंडियंस में, पाकिस्तानियों में यही है कि बस ये तो वेटर है, ये तो मैकडोनल्ड वाला है, ये छोटा है, ये फलाना है। तो मेरे ख्याल में हमें उस माइंडसेट से निकलना चाहिए। हर बंदे की एक रिस्पेक्ट होती है, और हर बंदा इन दी एंड जो है, हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो पैसा जो है, मतलब इवन अगर आप देख लो, पुलिस वाला अगर आपको रोकता है या कुछ, तो अगर आप मतलब नॉर्मल सी गाड़ी में जा रहे हैं, तो पुलिस वाला आपको रोक लेगा वैसे ही बगैर किसी वजह के, कहेगा इससे तो मैं पैसे निकलवाता हूँ ना, ये मेहरान वाला है, भी मुंह उठा के जा रहा है। ठीक है। और जो पराडो में जा रहा है या इस तरह, वो बेशक मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार के भी निकल जाए, तो वो नहीं उसको रोकेंगे, उनको पता है ये किसी अमीर बंदे की है, तो इससे पंगा ना ही लो तो अच्छा है। तो ये जो मेरे ख्याल में पैसे की पूजा है, ये हमें खत्म करनी पड़ेगी। तो अगर एज अ सोसाइटी हमने ग्रो करना है, और ख़ास तौर पे मतलब ओहदे की और पैसे की और इन सारी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी जो है, वो फ्रॉम द ग्राउंड अप जो है वो सेम होनी चाहिए सबके लिए। अच्छा, खैर दूसरे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कहते हैं, अगर मतलब लाइफ में वापस जाओ विद द सेम नॉलेज दैट यू हैव नाउ, ठीक है, जो अभी सारी नॉलेज है, उसके साथ अगर वापस जाओ एफएससी वाले टाइम के ऊपर,
तो कोई डिसीजन ऐसा है जो डिफरेंट लोगे? यार मेरा मैं मतलब थोड़ा डिफरेंट किस्म से चीजें सोचता हूँ। देखें, मैं आइडियलिज्म पे बिलीव ही नहीं करता। मैं कहता हूँ आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आप पल्स लेते हैं मार्केट की, उसके हिसाब से आप डिसीजन करते हैं। तो मतलब अगर मैं अपना कैरियर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार एक चीज इंसान को हमेशा रखना चाहिए कि एक्सप्लोर जरूर करना है। हम अपने इर्द गिर्द जो साइलोज बना लेते हैं ना, कि जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैंने डॉक्टर की फॉर एग्जांपल मैंने हेल्थ केयर की कोई किताब नहीं पढ़नी, ठीक है। सिमिलरली मैं अकाउंटेंट हूँ, मैंने प्रोग्रामिंग की तरफ सोचना भी नहीं है, ठीक है। और अपने आप को चैलेंज करें। मैं मतलब इफ आई वांट टू डू, आई वांट टू डू इन द सेम वे एवरीथिंग एज इट इज, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि किसी की लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होता। हमेशा लाइफ में चैलेंज होता है, लेकिन आपने चैलेंज को कैसे हैंडल करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन challenges coming on your way. Or I think if I can get 25 years back, if I have to make a choice whether I what I have to do, I will do whatever I have done this way. और शायद सिचुएशनल डिसीजन होगा उसी तरह। बट सही सही। एक एडवाइस है जो यंग जनरेशन के लिए, वो यही है। एक तो ये चीज है कि जब तक आप एक्सप्लोर ना करें, अटेम्प्ट ना करें, हार ना माने, ठीक है। पहले मतलब गिव योर 100%। और अगर आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं तो प्लीज अपने स्टेक्स हाई रखें। अगर आपके स्टेक्स हाई नहीं है ना, तो आपका हर आइडिया फेल है। मतलब सही। वन ऑफ द रीजन, जिसने 10 या 20 करोड़ लगाए होते हैं बिजनेस पे, वो क्यों सक्सेसफुल हो जाता है? द रीजन इज के उसके 20 करोड़ लग चुके होते हैं, उसके पास गोइंग बैक का ना पाथ नहीं होता। तो डोंट फाइंड द मींस बैक पाथ, ट्राई टू सॉल्व द इश्यूज, सी द वर्ल्ड अराउंड यू। और जितनी जल्दी, जितनी यंग एज में, वो जो आपने गोरों वाली बात की है कि वो वेटर भी तौर पे भी काम करते हैं, देखें जब आप एज अ 14-15 ईयर किड इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप किसी भी चीज को एक बुकिश तरीके से नहीं देख रहे होते हैं। आप अपने लिहाज से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ बॉक्स नजर आती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि कम टू रियल वर्ल्ड एज मच एज क्विकली, बट नेवर इग्नोर योर स्टडीज। सही सही सही। बेहतरीन हो गया। तो अच्छा, क्लोजिंग में हॉस्पिटल का बता भी दें, हॉस्पिटल का नाम क्या है और कहाँ पर है, अगर। यार हॉस्पिटल मेरा है शेवन लंदन हेल्थ केयर के नाम से, मॉडल टाउन में, लाहौर में। और सेकंड मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, जो कि दुबई में भी है। हमने कुछ मतलब हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में और फार्मेसीज में दिया हुआ है, और हमारे हॉस्पिटल में भी है। अभी हम एक और स्टार्टअप है onlinedoctor.com.pk के नाम से, जिसमें हम आजकल डॉक्टर्स रजिस्टर कर रहे हैं। तो वो भी सिमिलर प्लेटफॉर्म है, जस्ट टू रिजॉल्व द इश्यूज which is having right now in healthcare in a different way। तो ये तीन एक्टिव चीजें हैं जिनके ऊपर आजकल काम कर रहा हूँ। सही। तो जो हमने शुरू में भी सॉफ्टवेयर की बात की थी, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो बिस्पोक सोल्यूशन है आपके हॉस्पिटल के लिए, या फिर वो और हॉस्पिटल जो हैं वो आप खरीद सकते हैं वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने अपने लिए? वो सास बेस्ड है बेसिकली, तो एनीबडी कैन बाय इट। और बेसिकली होस्टिंग हम खुद करेंगे उसकी। एंड वो they can put tabs, they can put whatever hardware they want it to be, and they can access from anywhere in the world। सही, ज़बरदस्त। तो थैंक यू सो मच जवाद। आज आज कॉन्वर्सेशन का बड़ा मज़ा आया बात करके। मेरे ख्याल में जो सुन रहे हैं उन्होंने भी, उनको भी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर endeavors। मे अल्लाह मेक यू मोर सक्सेसफुल। तो फिर ख़त्म करते हैं मेरे ख्याल में। अल्लाह हाफिज़।
Okay, thank you very much. Thanks, Bilal. And thanks for all the people who are listening to us. अल्लाह हाफिज।